बहुत वीक रहता था। तो ये सब जो प्रॉब्लम दूर कर आई योग अभ्यास को करने से ही है। हाँ, सुनने से आपको योग की जानकारी मिल सकती है, लेकिन लाभ आपको करने से ही मिलेगा। मुझे भी अच्छा लग रहा है आपके मुस्कुराते हुए चेहरे देखकर, क्योंकि कुछ बहनें कैमरा ऑफ करके बैठ जाती हैं और सुनती रहती हैं। तो सभी अपने कैमरा ऑन करें, अपना मुस्कुराता हुआ चेहरा सभी दिखाएं। आप लोगों से दोबारा मिलने का मुझे भी सौभाग्य प्राप्त हो रहा है, आपकी मन मुस्कान को देखकर। भले ही आपको कोई, मैंने कहा ना, परेशानी है, तो आप भले ही बिस्तर में बैठे रहे, लेकिन अभ्यास जरूर करें। क्योंकि ऐसा नहीं है कि आसनों से, प्राणायाम से भी आपको दीदी ने प्राण के बारे में इतना अच्छा बताया। जो ये प्राण है, ये जीवनी शक्ति है, इसको हम कैसे आयाम देंगे प्राणायाम के द्वारा। जो 8 प्राणायाम आपको बताए हैं, तो आप कोई सा भी प्राणायाम करते रहिए। कपालभाति नहीं कर रहे पा रहे हैं, आपको पीरियड्स की प्रॉब्लम है या बैक पेन हो रहा है काफी, तो आप अनुलोम विलोम कीजिए, भ्रामरी कीजिए, उज्जयी कीजिए, लेकिन अभ्यास जरूर कीजिए, सूक्ष्म क्रियाएं कीजिए। और कैमरा ऑन करके बैठिए। कुछ बहनों ने कैमरा ऑन किया मेरे बोलने के बाद, मुझे बहुत अच्छा लगा। क्योंकि आप सहयोग शिक्षक बनने जा रहे हैं, आपको भी आगे योग क्लासेस लगानी है, सिखाना है आपको भी आगे जाकर अपने जैसी बहनों को। जब आप अपनी शारीरिक समस्याएं को ठीक करोगे, तभी तो आप दूसरों को सिखा पाएंगे। उसमें आपको किताबों की पढ़ने की जरूरत नहीं होगा, आपका कॉन्फिडेंस ही होगा, आपका आत्मविश्वास कि हाँ, जब मैं ठीक कर सकती हूँ तो दूसरों का क्यों नहीं हो सकता। अब जैसे मैं करती हूँ कि बोलते थे कि थायराइड एक बार हो जाने के बाद थायराइड ठीक नहीं होता, लेकिन जब मैंने अपना खुद का ठीक किया है तो दूसरों का क्यों नहीं हो सकता। लेकिन उसके लिए अभ्यास करना होगा, प्रतिदिन योग को अपनी जीवन शैली में अपनाना होगा। जैसे आप प्रतिदिन खाना खाए बिना नहीं रह सकते, तो इसी तरह आपको एक आदत बनानी होगी। चाहे आप 15 मिनट योग करें, अगर आपके पास लंबा समय नहीं है, चाहे आप कोई भी सूर्य नमस्कार का ही क्यों ना कीजिए, लेकिन प्रतिदिन अपनी जीवन शैली में अपनाना होगा योग को आपको। योग से तो बड़ी से बड़ी समस्याएं दूर हो रहा है, स्वामी जी रोग प्रतिदिन बता रहे हैं। कैंसर जैसी असाध्य बीमारी योग के करने से ठीक हो रही है, लेकिन अभ्यास से। ये नहीं, कुछ बहनें ऐसा बोलते हैं कि मैं 1 साल से योग कर रही हूँ, मुझे कुछ नहीं। लेकिन योग में एक स्थिरता लानी होती है, आसनों के अंदर एक स्थिरता लानी होती है। हम क्या करते हैं, बस आसन में गए और तुरंत वापस आ जाते हैं। नहीं, उसमें टाइम देना होता है एक एक आसन को। भले ही आप 15-20 आसन नहीं कर पा रहे एक दिन, आप 4 आसन ही कीजिए, लेकिन उसको 4 आसनों को ही आप टाइम दीजिए। आपने पहले दिन 10 सेकंड होल्ड किया, फिर 20, फिर आगे धीरे-धीरे अब 10, फिर 30 सेकंड होल्डिंग बढ़ाइए, यानी कि रुकने की उस अभ्यास में। तभी आपको आसनों के लाभ मिलेंगे। स्वामी जी बताते हैं ना, अगर स्वामी जी को सुनिए प्रतिदिन सुबह आस्था चैनल पर, इंडिया टीवी पर, आस्था चैनल पर। क्योंकि आज जो मैं आपके समक्ष बैठी हूँ ना, वो सुबह मुझे आदत थी सुबह उठने की, मैं स्वामी जी को टीवी पर देखती थी। उनकी 3 बातें मेरे माइंड में बैठ गई कि योग करने से आपकी शारीरिक हो, मानसिक हो, आर्थिक हो, सभी समस्याएँ दूर होती हैं। तो बस मैं बैठी, मैंने सोच लिया कि जब योग करने से ये सब चीज़ें ठीक हो जाती है, तो क्यों ना योग किया जाए। ओम। तो ओम दीदी। ओम। ओम। हाँ जी, ओम दीदी। 5:05 हो चुके हैं। तो आज के सत्र को हम प्रारंभ करेंगे। उस परमपिता परमात्मा को जिसने सृष्टि की रचना की है, उस पिता को नमन करते हुए, सभी संपूर्ण दिव्य शक्तियों का आवाहन करते हुए, परम पूज्य श्रद्धेय स्वामी जी महाराज और आचार्य श्री के श्री चरणों में नमन वंदन करते हुए आज के सत्र के लिए मैं आह्वान करूंगी हमारी बहुत ही पुरुषार्थी बहन, जो संगठन को समर्पित और उनको जो भी कार्य दिया जाता है उसको पूर्ण निष्ठा के साथ पूर्ण करती हैं। तो ऐसी
योग को जीने वाली, जिन्होंने अपने जीवन में योग को धारण किया है, योग को जीते हुए अपने अपने पुरुषार्थ के द्वारा अपने आप को स्टेब्लिश किया है, तमाम तरह की, जो अभी तक आप सुन रहे थे कि तमाम तरह की समस्याओं से निजात पाई है, तो ऐसी पुरुषार्थी बहन सीमा ठाकुर, जो मेरठ से बिलोंग करती हैं, उनका आवाहन करते, उनको आमंत्रित करते हुए उनसे निवेदन करूंगी कि आज के सत्र को वो प्रारंभ करें। आदरणीय बहन सीमा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन, वंदन, ओम प्रणाम। ओम बड़ी दीदी प्रणाम। आपकी मधुर वाणी से हमारा हृदय कृतज्ञ हो गया। तो चलिए सभी आज का योग सत्र आरंभ करेंगे। किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठ जाएंगे स्थिर होकर। कोई भी, चाहे आप सुखासन, पद्मासन, कोई भी आसन लगा लीजिए। पद्मासन के बारे में आपको आरंभ पहले ही सत्र में बताया कि पद्मासन कैसे लगाते हैं। पहले अपने राइट पैर को, एक बार मैं फिर भी आपको बता देती हूँ। पहले हम अपने राइट पैर को दाएं पैर की जगह पर रखेंगे, फिर अपने लेफ्ट पैर को बाएं पैर की। इस तरह से हम पद्मासन में बैठ जाएंगे। जो बहनें पद्मासन नहीं लगा सकती अभी, वो सुखासन में बैठ जाएंगे और इस तरह हाथों की ज्ञान मुद्रा बनाएंगे और अपने प्रार्थना के साथ आज का सत्र आरंभ करेंगे। जो हमारे संगठन मंत्र है, एक बार श्वास को लंबा गहरा श्वास भरेंगे और एक बार ओम की ध्वनि करेंगे। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्धनात् मृत्युमोक्षीयमामृतात्। ॐ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ हस्तो मा सद्गमये तमसो मा ज्योतिर्गमये मृत्योर्मा अमृतं गमये। ॐ परमात्मने नमः। ॐ गुरुभ्यो नमः। सबसे पहले स्वामी जी और आचार्य जी की सूक्ष्म उपस्थिति को नमन वंदन करते हुए और हमारी केंद्र प्रभारी और राज्य प्रभारी दीदी को भी हृदय से नमन वंदन करते हुए और हमारे संगठन की सभी बहनों को, चाहे राज्य कार्यकारिणी और जिला कार्यकारिणी, सभी बहनों को भी हृदय से नमन वंदन करते हुए यहाँ पर उपस्थित सभी साधक साधिकाओं को भी हृदय से प्रणाम करते हुए आज के सत्र को आरंभ करेंगे। जैसे कि हमने प्रार्थना की, प्रार्थना का सबसे पहले हम जानेंगे, प्रार्थना किसी भी अच्छे कार्य को, यानी कि शुभ कार्य को करने से पहले हम प्रार्थना करते हैं, चाहे वो कोई भी कार्य हो, क्योंकि प्रार्थना ही हमारे सभी संकल्पों को साकार करती है, हमारे नकारात्मक विचारों को दूर करती है, हमें स्वयं से जोड़ती है। और योग में इसका महत्व इसीलिए है क्योंकि योग का अर्थ ही है ध्यान और समाधि, यानी ईश्वर तक पहुंचने का एक सेतु, यानी कि पुल है प्रार्थना। आप सभी कार्य में आप पहले ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, प्रभु हमारे सभी कार्यों को पूर्ण करे। तो यही एक जो सेतु है, यही सेतु हमें ईश्वर तक पहुंचने में हमारी मदद करते हैं। तो आज का जो हमारा योग सत्र है वह है थायराइड ग्लैंड पर, जिसको जो थायराइड ग्लैंड आज के समय में जो मॉडर्न लाइफ में बोलते हैं कि एक बार थायराइड ग्रंथि निष्क्रिय हो जाने पर जो थायराइड ग्लैंड है, जिससे हार्मोन्स का सीक्रेशन होता है, अगर यह एक बार इम्बैलेंस हो जाती है तो ये फिर से बैलेंस नहीं किया जाता, इसको पूरी लाइफ मेडिसिन खानी पड़ती है। क्योंकि मेरे परिवार में भी कई लोगों को थायराइड हुआ है और तो मुझे भी हुआ था, लेकिन मैंने अपना निर्णय लिया कि मुझे मेडिसिन नहीं खाना है पूरे लाइफ टाइम तक।
तो मुझे योग आसन के द्वारा ही इसको क्योर करना है, ठीक करना है। तो फिर मैं प्रतिदिन योग अभ्यास करती थी और आज आपके सामने हूँ। मेरा थायराइड बिल्कुल ठीक है। मैंने कितनी बार रिपोर्ट मतलब चेकअप कराया तो कभी भी मेरी थायराइड ग्लैंड हमेशा बैलेंस ही पाई गई है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि थायराइड आखिर है क्या? थायराइड को हम सोचते हैं कि बीमारी है। थायराइड तो एक ग्लैंड है, यानी कि ग्रंथि है, जो हमारे गले में पाई जाती है, जिसका आकार तितली के आकार का होता है, जिसका वजन 25 से 30 ग्राम होता है और इससे 2 हार्मोन्स बनते हैं, T3, T4 आपने सुना ही होगा, जिसकी अगर किसी बहनों को यहाँ पर थायराइड होगा तो कि आपका T3 बढ़ गया है, T4 बढ़ गया है, तो ये आपने सुना ही होगा। तो ये 2 हार्मोन्स बनाती है और ये हार्मोन्स हमारे शरीर में क्या कार्य करते हैं और इनकी कम या ज्यादा हो जाने पर हमारे शरीर पर क्या दुष्प्रभाव पड़ता है अगर ये हार्मोन्स इम्बैलेंस हो गए, कम या ज्यादा हो गए हैं। अगर यह हार्मोन्स यानी कि T3, T4 का सीक्रेशन बढ़ जाता है तो उनको क्या बीमारी हो जाती है, उनको हाइपरथायराइडिज्म हो जाता है, यानी कि उनका शरीर पे एक अलग तरह की प्रतिक्रिया पड़ती है। अगर यह कम हो जाता है तो उनको हाइपोथायराइडिज्म हो जाता है। तो इनको भी जानेंगे आखिर ये है क्या प्रभाव है। तो सबसे पहले हम जानेंगे जो ये थायराइड ग्लैंड है T3, T4 का सीक्रेशन करती है, इनको चलाने का कार्य कौन करती है, इनको स्टिमुलेट करने का कार्य कौन करता है, तो वो हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड है, जो मास्टर ग्रंथि जिसको कहते हैं, जो हमारे मस्तिष्क में पाई जाती है। उससे एक टीएसएच हार्मोन्स का सीक्रेशन होता है जो इसको स्टिमुलेट करता है, यानी कि चलाता है T3, T4 को, जो हार्मोन्स बनते हैं थायरोक्सिन, जो हमारे शरीर में ऊर्जा बनाने का कार्य करते हैं। फिर पिट्यूटरी को चलाने का कार्य हमारा हाइपोथैलेमस करता है और हाइपोथैलेमस के सीक्रेशन को हमारा ब्रेन करते हैं। अब सबसे बड़ी बात यह आती है, इस ब्रेन को चलाने का यानी कि इस मस्तिष्क को, इस दिमाग को चलाने का कार्य कौन करता है? इस दिमाग को चलाने का कार्य हमारे अंदर जो प्राण शक्ति है, आप सबके अंदर जो प्राण शक्ति है, जो ऊर्जा है, जो पावर है, इस ब्रह्मांड की जो सोर्स है, इसको चलाने का कार्य वो ईश्वर करता है, यानी कि जिससे ये पूरे शरीर के सिस्टम चलते हैं, पूरे शरीर की फंक्शनिंग होती है, ये मशीन कार्य कर रही होती है। तो हमने ये जाना। अब जानते हैं जो ये थायराइड ग्लैंड है, अगर यह इम्बैलेंस हो जाती है, इसका क्या प्रभाव हमारे शरीर में, अगर किसी भी बहन को, किसी भी महिला को अगर अपने अंदर ये सिम्टम नजर आ रहे हैं तो वह एक बार अपना थायराइड का चेकअप जरूर कराए। सबसे पहले हम जानते हैं कि ये इसका जो लाभ है वो क्या है हमारे शरीर में, यानी कि थायराइड ग्लैंड को। तो पहले नंबर आता है कि ये हमारे दिमाग का विकास करती है, हमारी हड्डियों का विकास करती है, जो हमारी हाइट होती है ना, कभी-कभी आप देखते होंगे माता-पिता की हाइट अच्छी है लेकिन फिर भी बच्चों की हाइट अच्छी नहीं। अगर उनकी मदर को थायराइड है और उस समय उन्हें प्रेगनेंसी हुई है तो उस बच्चे की हाइट बहुत ही कम विकास होगा। तो ये हमारी हाइट के विकास के लिए, बालों के लिए, स्किन के लिए, हमारे रक्त परिसंचरण के लिए और हमारी हार्ट की गति के लिए, तो इन सब के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? हमारी थायराइड ग्लैंड। अगर इससे जो निकलने वाले जो 2 हार्मोन्स हैं, अगर ये सही से कार्य नहीं कर रहे हैं, तो हमें क्या अंशु! ओ बाप रे! अंशी, कैमरा गिर गया था ना मेरा, माफ़ी चाहूँगी। चलिए व्यवधान के लिए माफ़ी चाहूँगी एक बार। मेरी आवाज़ आ रही है दीदी? हाँ, आ रही है। बच्चे ने कैमरा गिरा दिया। चलिए, वो पीछे लेटे हुए अभी अच्छे से दिख रहा है ना सही? थोड़ा ऊपर करो, स्वामी जी और आचार्य जी कट गए। अब ठीक है। चलिए व्यवधान के लिए माफ़ी चाहूँगी। इसको भी नहीं पता था ये सोई हुई है, इसको नहीं पता कि कैमरा सेट किया हुआ है मम्मी ने आगे। चलिए, हम कहाँ पर आए थे कि ये हार्मोन्स हमारे शरीर में क्या कार्य करते हैं। तो ये हमारे दिमाग के विकास के लिए, हड्डियों के विकास के लिए, हमारी हार्ट की गति के लिए और हमारे पाचन तंत्र के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं और हमारे भूख प्यास को भी यही कंट्रोल करते हैं और हमारे वजन को कंट्रोल करने वाले
परिसंचरण के लिए भी यही हार्मोन्स रेस्पॉन्सिबल होते हैं। अगर ये हार्मोन्स अच्छे से कार्य ना करे शरीर में, तो क्या प्रभाव हमारे शरीर में पड़ता है? हमारे शरीर में थकावट रहने लगती है और हमारे जो बाल हैं वो अननेसेसरी झड़ने लगते हैं, मतलब बिना किसी कारण के। हमारी स्किन डैमेज हो जाती है और हमारे शरीर में जो ब्लड सर्कुलेशन है वो अच्छे से नहीं हो पाता है। तो हमने ये जाने कि इसके इम्बैलेंस होने से क्या प्रभाव पड़ते हैं। क्योंकि किसी भी चीज की अति यानी कि अति अच्छी नहीं होती। जैसे कि अगर आप खाना बना रहे हैं, अगर खाने में आपसे नमक ज्यादा हो जाए तो भी आप खाना नहीं खा पाओगे, और अगर खाने में नमक कम हो जाए तो वो भी बेस्वाद लगता है। इसी तरह ये हार्मोन्स होते हैं हमारे शरीर में, जो कि हमारे एंडोक्राइन सिस्टम से जो हार्मोन्स निकलते हैं, अगर ये कम या ज्यादा हो जाए तो भी हमारे शरीर में यानी कि बहुत सारी व्याधि, बहुत सारी परेशानियां इन हार्मोन्स के इम्बैलेंस होने से हो जाती हैं। तो एक लाइफ स्टाइल डिजीज है। इनको योग प्राणायाम के द्वारा हम कैसे सही कर सकते हैं? तो चलिए शुरू करते हैं। अब हम योग और प्राणायाम और ध्यान के द्वारा हम इनको कैसे बैलेंस करते हैं। तो इसके लिए सभी योगाभ्यास करने के लिए खड़े हो जाएंगे अपने स्थान पर। अपनी थायराइड ग्लैंड को, अगर किसी बहन को थायराइड हुआ है तो वह कैसे अपने थायराइड को बैलेंस करती है। जैसे कि मैंने किया, प्रतिदिन योगाभ्यास कीजिए, आसन कीजिए, प्राणायाम। तो सबसे पहले हम करेंगे गर्दन की कुछ सूक्ष्म क्रियाएं। मेरा पिक्चर सभी को सही दिखाई दे रही है चंदन मैम? हाँ हाँ खड़े होकर? सही है। हाँ अच्छा, तो सभी समस्थिति में खड़े हो जाएंगे और सभी योगाभ्यास करेंगे। जो बहनें कोई फिजिकल कंडीशन है उनकी, तो वो बैठकर प्राणायाम करेंगे या सूक्ष्म क्रियाएं करेंगे बैठकर ही, लेकिन अभ्यास सभी को करना है। चलिए समस्थिति में खड़े हो जाएंगे एक बार। पहले हम करेंगे गर्दन की कुछ सूक्ष्म क्रियाएं। श्वास को भरते हुए गर्दन को पीछे ले जाएंगे और छत को देखने का प्रयास करेंगे, इतना गर्दन को पीछे ले जाए ब्रीदिंग के साथ। फिर श्वास को खाली करते हुए वो सामने लाएंगे, लेकिन जिनको सर्वाइकल है वो गर्दन को आगे नहीं ले जाएगा, बस वो सामने इसी तरह अपनी गर्दन को रखेगी, जिन बहन को सर्वाइकल की प्रॉब्लम है। फिर श्वास को भरते हुए पीछे जाएंगे, श्वास को खाली करते हुए वापस सामने आएंगे। 3 बार रिपीटेशन करेंगे। श्वास को भरते हुए पीछे, श्वास को खाली करते हुए आगे, श्वास को भरते हुए पीछे, श्वास को खाली करते हुए आगे। इस तरह से अब हम करेंगे दूसरा अभ्यास। श्वास को भरते हुए राइट साइड जाएंगे जितना आप पीछे देख सके, और श्वास को खाली करते हुए लेफ्ट साइड जाएंगे। श्वास को भरते हुए फिर राइट साइड जाएंगे, श्वास को खाली करते हुए फिर लेफ्ट साइड जाएंगे। इसी तरह हमें कम से कम इन योग क्रियाओं को, सूक्ष्म क्रियाओं को हमको 10 से 20 बार दोहराना है। अगर किसी को बहुत ही ज्यादा कोई गर्दन से रिलेटेड प्रॉब्लम है या उनकी गर्दन में दर्द रहता है, उनको कम से कम 30 बार एक अभ्यास को दोहराना है। इस तरह से अब हम करेंगे तीसरा अभ्यास गर्दन का। श्वास को भर खाली करते हुए राइट साइड, श्वास को भरते हुए वापस, श्वास को खाली करते हुए लेफ्ट साइड, श्वास को भरते हुए वापस, श्वास को खाली करते हुए राइट साइड जाएंगे। गर्दन को कोशिश करेंगे हम अपने कान को शोल्डर से टच कर सके। श्वास को भरते हुए वापस, फिर श्वास को खाली करते हुए लेफ्ट साइड, फिर वापस। अब हम क्या करेंगे, गर्दन को रोटेट करेंगे। और ध्यान रखना, जिनको सर्वाइकल है वो गर्दन बस आगे नहीं लाएंगे, ये सावधानी रखनी है। श्वास को भरते हुए लेफ्ट से राइट पूरा रोटेट करेंगे इस तरह से 3 बार क्लॉकवाइज, लेफ्ट से राइट, फिर एंटी क्लॉकवाइज यानी कि राइट से लेफ्ट साइड, इस तरह से, यानी कि घड़ी की विपरीत दिशा की तरह गर्दन को घुमाएंगे। जिनको थायराइड है उनके लिए बहुत ही विशेष लाभकारी है। एक बार जिन बहन को थायराइड है वो एक बार जरूर बताए। किसी बहन को यहाँ पर थायराइड है क्या इस सत्र में? अगर जो बहनें जिन्होंने प्रशिक्षण दे रही है, चलिए बहुत अच्छी बात है। किसी को थायराइड नहीं है, लेकिन आपके रिलेशन में, रिश्तेदार में किसी को भी परिवार में थायराइड है तो आप उनको ये योगाभ्यास जरूर कराइए गर्दन के चारों। इसके बाद हम करेंगे अपनी हाथों की सूक्ष्म क्रिया। इस तरह से हाथों की आदि मुद्रा लगाएंगे, अंगूठा अंदर और अपनी फिंगर को ऊपर। श्वास को भरेंगे और 10 बार श्वास को
हाथों को घुमाएंगे, श्वास को रोककर, श्वास को भरा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। श्वास को खाली करेंगे। अब एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये हो गए हाथों की सूक्ष्म क्रियाएं। अब हम शोल्डर की करेंगे। अपने दोनों हाथों को इस तरह से फिंगर को अपने शोल्डर पर रख लेंगे। 1 2 कोहनियों को आपस में मिलाते हुए कान से टच करते हुए 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब एंटी क्लॉकवाइज मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ आनंद की अनुभूति करते हुए, जैसे कि आपके शरीर के सब जाते तक सब टॉक्सिक बाहर निकल रहे हैं। अब 10 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे। इसी तरह से रिलैक्स करेंगे। चलिए, हमने गर्दन के हाथों की सूक्ष्म, अब हम अपनी कोर मसल की स्पाइन की करेंगे। तो हाथों में पैरों में इस तरह से 1 या 2 फुट का बैलेंस करते हुए इस तरह से गैप रख लेंगे। अब अपनी गर्दन को पहले राइट साइड फिर लेफ्ट साइड घुमाएंगे, क्योंकि हम अधिकतर हमारी स्पाइन यानी हम अपनी कमर से ही इस तरह से फॉरवर्ड और बैकवर्ड बेंडिंग करते हैं। तो जब हमारी स्पाइन यानी कि अच्छे से मजबूत होगी, इसमें फ्लेक्सिबिलिटी होगी, तभी हम ज्यादा से ज्यादा फॉरवर्ड बेंडिंग कर पाएंगे और ज्यादा से ज्यादा पीछे बेंड कर पाएंगे, यानी कि बैक बेंडिंग कर पाएंगे। तो श्वास को भरते हुए 1 2 पूरा इस तरह से एक शून्य बनाएंगे गोल, 3 4 5 आनंद के साथ मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ करेंगे इस तरह से 4 5 6 7 में बीच बीच में काउंटिंग जब बोलती हूँ तो काउंटिंग भूल जाती हूँ, 8 9, लेकिन आप अपनी काउंटिंग 10 से 20 बार या 30 बार भी हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं। तो जितना आप अभ्यास करोगे उतना लाभ आपको मिलेगा, क्योंकि सूक्ष्म क्रियाओं को ज्यादा से ज्यादा, स्वामी जी तो 100 बार भी बोलते हैं, एक 50 से लेकर 100 से बार एक अभ्यास को दोहराना है आपको। और जिनका वजन बढ़ा है उनको तो कुछ ज्यादा ही मेहनत करनी पड़ेगी। इस तरह से आप एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे, पूरा अच्छे से रोटेट करेंगे। 1 2 3 4 5 6। जितना आप अच्छे से घुमाओगे उतनी फ्लेक्सिबिलिटी, उतनी स्ट्रेंथनिंग आपकी स्पाइन की होगी और आप आसनों को अच्छी तरह से लगा पाओगे। कोई भी आसन हो, चाहे वो बैक बेंडिंग का हो, फॉरवर्ड बेंडिंग का। चलिए, अब हम लगे हाथ पैरों की भी कुछ सूक्ष्म क्रियाएं कर ही लेते हैं। हाथों को या तो इसी तरह से रख लीजिए, या जो नहीं बैलेंस कर पा रहे हो कुछ दीवार का सहारा ले लेंगे इस तरह से, या इसी तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब दूसरे पैर से करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स करेंगे। अब एक जगह ही अपने एक्यूप्रेशर पॉइंट को हील करेंगे, यानी कि पैरों के एक तरह ही 10 बार जंपिंग करेंगे एक जगह, रोबोट की तरह इस तरह सम स्थिति में खड़े होकर 3 4 5 6 7 8 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस तरह से हमारे पूरे पैरों के जो एक्यूप्रेशर पॉइंट है वो दबते हैं, और हमारी बॉडी का आपने देखा होगा किसी ने अच्छे से जंपिंग किया हुआ एक ही जगह खड़े होकर, जो ब्लड सर्कुलेशन है वो फास्ट हो जाता है, और जो सुबह के समय जो स्टिफनेस है, जो अकड़ाहट है, वो दूर हो जाती है। तो हमने कुछ ये शरीर के बॉडी को मूवमेंट दिया, सूक्ष्म क्रियाएं करी। अब हम करेंगे योगी जोगिंग के अपने अभ्यासों। चलिए, पहला अभ्यास करेंगे हम हस्त संचालन का इस तरह से 1 2, हंसते हुए जैसे कि आप बहुत लंबी रनिंग कर रहे हो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब क्यों हस्त संचालन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10।
चलिए अब हम तीसरा अभ्यास करेंगे, जंगा संचालन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अपने जो घुटना है उसको छाती से लगाएंगे इस तरह से। जो जंपिंग के साथ नहीं कर पा रहे वो इस तरह से भी कर सकती है, लेकिन आपको इन अभ्यास को अपनी लाइफ में बढ़ाना होगा। 5 मिनट में ही बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन फास्ट हो जाता है, और जो ब्लॉकेज होते हैं हमारी आर्टरीज यानी कि वेन्स में, जो नसें हैं खून की, तो उनमें जो ब्लड का प्रवाह तेजी से होता है, और जो डैमेज सेल्स है वो फिर से रीजनरेट हो जाती है। यही कारण है योग का हमारे शरीर पर जो लाभ हमें देखने को मिलते हैं। चलिए चौथा अभ्यास करेंगे। लंबी लंबी गहरी श्वासों के साथ श्वास को भरेंगे। 1 2, जिनको घुटनों में दर्द है उनके लिए बहुत ही लाभकारी है इस तरह से। 3 4 5 6 7 8 9 10। चलिए पांचवा अभ्यास करेंगे। जो यंग है वो यहीं से ही जंपिंग के साथ जाएंगे इस तरह से। आप योग से इतनी एनर्जी आपके अंदर आ जाएगी, आप 40 के होने के बाद भी आप 50 जैसी एनर्जी आपके अंदर आएंगे। इसका जो प्रमाण है वो स्वामी जी है। स्वामी जी 20 ईयर्स के जो यंगस्टर है उनको भी मात देते हैं, यानी वे भी उनके सामने नहीं टिकते। तो यही एनर्जी है। और 40 प्लस होने के बाद भी आपके अंदर वो स्टेमिना, वो एनर्जी रहेगी, लेकिन वो आएगा कहाँ से? योग करने से। तो इस तरह से हाथों को आप सामने रखिए, या जिनका बैलेंस नहीं बनता वो हाथों को ने इस तरह से पकड़कर भी रख सकती है बिगिनर लेवल पर। लेकिन जब आप अच्छे से करने लगोगे तो आप हाथों को सामने रख के करेंगे। 1, श्वास को भरते ऊपर। 2, इस तरह से पूरा बैठ भी जाएंगे। तो आप देख रहे हैं जो बहनें करेगी, ये थाइज है, तो आपको रिप्रोडक्टिव सिस्टम से तुम्हारी कहाँ होएगी जब आप इतनी स्ट्रेंथनिंग आपकी थाइज में आ जाएगी। इतनी जो आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी कि यूट्रस से रिलेटेड जो भी बीमारी है वो दूर होगी। 3, लंबी लंबी गहरों की श्वासों के साथ, ब्रीदिंग के साथ। 4, श्वास को भरते ऊपर, श्वास खाली करते नीचे। 5 6 7 8 9 10। चलिए ये हमने किया जंगा विकासक। अब हम करेंगे जानो विकास, जानो यानी घुटना। इस तरह से छठा अभ्यास। 1 2 3 4। आपकी थाइज, क्योंकि ज्यादा अधिकतर जो महिलाएं हैं उनको फैट जो हिप्स पर और उनकी थाइज पर ही बढ़ता है, तो इस फैट को कम करने के लिए, अपनी मांसपेशियों को मजबूत करने के लिए, उस जो बढ़े हुए फैट को रिड्यूस करने के लिए हमें योग अभ्यास करना ही होगा। वो आपने सुना होगा ना बचपन में, एक करत करत अभ्यास से जड़वत होत सुजान, रसरी आवत जाते तिल पर परत निशान। यानी कि जब एक सॉफ्ट सी रस्सी उस पहाड़ के पत्थर पर भी निशान बना देती है, तो क्यों नहीं जब मैं प्रतिदिन अभ्यास करूंगा तो किसी का जो बड़ा हुआ वेट है हमें हार नहीं माननी, तो क्यों नहीं कम कर सकते। चलिए लंबी लंबी गहरी श्वासों के साथ सातवां अभ्यास। आनंद की अनुभूति करते हैं, दोनों हाथों को सामने इस तरह से मिलाएंगे। 1 2 3, जैसे आप परमात्मा की आगोश में जा रहे हैं। 4, पूरा आनंद लेते हुए। 5, कभी भी हमें चिड़चिड़े स्वभाव से योग नहीं करना, क्योंकि इस समय तो हमारी जो सेल्स है, दीदी ने कल आपको बताया, हमारे शरीर की जो प्रथम यूनिट है यानी कि इकाई क्या है इस शरीर को बनाने वाली, वो सेल्स है। तो वहां तक ऊर्जा की अनुभूति करेंगे। हर सेल्स जैसे कि मजबूत है, जब सेल्स मजबूत होंगे तो टिश्यू मजबूत होंगे,
टिश्यू मजबूत होंगे। चलिए 8वां अभ्यास करेंगे इस तरह से त्रिकोणासन। 1, जिससे हमारा साइड का फैट रिलीज होता है, थाइज का फैट कम होता है। 2, जब टिश्यू मजबूत होंगे तो ऑर्गन मजबूत होंगे बॉडी के, चाहे वो हार्ट हो, किडनी हो, लिवर हो। और जब ऑर्गन मजबूत होंगे तो हमारा शरीर के सभी सिस्टम मजबूत होंगे। ये जो शरीर बना हुआ है तो यह क्यों नहीं मजबूत हो गए? जब इससे दीदी ने बताया कि जब इस मकान को बनाने वाली ईंट ही मजबूत लगाएंगे हम, वह क्या बोलते हैं उसको, जब ईंट में कुछ क्या लग जाता है, वो वर्ड मुझे याद नहीं आ रहा, वो खोखली हो जाती है, झड़ने लगती है। जब हम इस तरह कमजोर ईंट नहीं लगाएंगे अपने मकान पर तो हमारा मकान मजबूत होगा। इसी तरह हमारी जब सेल्स कोशिकाएं मजबूत होगी तो पूरा शरीर हमारा मजबूत होगा। कल दीदी ने बहुत अच्छे से आपको डिटेल से बताया। चलिए करते जाएंगे। और आपको त्रिकोण आसन जिनका वेट बढ़ा हुआ है उनको 50 से 100 बार त्रिकोण आसन का अभ्यास करना है। इसी तरह से अपनी काउंट जारी रखिए, 10 से 20 बार करते जाएंगे। अब हम करेंगे 9वां अभ्यास कोणासन। 1, 2, 3, 4, दृष्टि आसमान की ओर, 5, 6, 7, 8, 9, 10। चलिए यहीं से जंपिंग के साथ इस तरह से करेंगे 10वां अभ्यास पूरा आनंद लेते हुए। 1, मैंने बताया ना, जब हमारी स्पाइन इतनी मजबूत होगी तो हमें फॉरवर्ड करने में, बैकवर्ड करने में, क्योंकि हमारी स्पाइन में कार्टिलेज होते हैं, यानी कि सॉफ्ट जो हड्डी जिसको हम बोलते हैं, सॉफ्ट कार्टिलेज की बनी होती है, जो हमें आगे पीछे बैंड करने में हमारी हेल्प करते हैं। इस तरह से 4, 5, ब्रीदिंग के साथ लंबी लंबी गहरी सांसों के साथ करेंगे। 6, जिनको बैक पेन है वो आगे फॉरवर्ड बैंड नहीं करेंगे। 7, 8, 9, 10। चलिए 11वां अभ्यास करेंगे जो हम बचपन से करते आ रहे हैं, पीटी आनंद के साथ। 1, 2, और जिनको कोई फिजिकली प्रॉब्लम है या जिनकी एज बढ़ी हुई है वो इस तरह से धीरे धीरे 1, 2 इस तरह से करेंगे। और जो यंग है वो जंपिंग के साथ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। चलिए अब हम करेंगे 12वां अभ्यास योग नृत्य। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो हमने यहाँ पर 10-10 बार एक एक योगी जोग के अभ्यास को किया। अब हम करेंगे सूर्य नमस्कार। अब आपने जिन्होंने अच्छे से अभ्यास किया होगा, जिन बहनों ने, मैं देख रही हूँ इनका क्या नाम है, शालिनी, बड़े ही उत्साह के साथ लगी हुई है और बड़े ही आनंद इनको फील हो रहा होगा इस तरह योगिक जोगिंग को करके। कितना स्टैमिना, कितनी एनर्जी उनके अंदर। सर्दी सर्दी तो जैसे छुमंतर हो गई हो। चलिए आगे हम सूर्य नमस्कार की तरफ चलते हैं। सूर्य नमस्कार की जानकारी के लिए आपको बता दूं, सूर्य नमस्कार पे बहुत बड़ी स्टडी हुई है कि अगर आप जिम में आधा घंटा यानी कि 30 मिनट ट्रेडमिल पर चलते हो, उससे इतनी कैलोरी बर्न नहीं हो रही है अपनी, जितनी आपकी सूर्य नमस्कार के करने से हो रही है। तो क्यों ना अपने घर पर ही बैठकर सूर्य नमस्कार किया जाए। तो चलिए सूर्य नमस्कार से वही 25 मिनट में उतनी ही कैलोरी बन रही है जितना वहां पर, यानी कि 30 मिनट में कैलोरी बर्न होती है, 300 कैलोरी बर्न होती है हमारी। तो ऐसे ही अगर आप आधा घंटा तो आपकी 600 कैलोरी बर्न हो गया अगर आप 25-25 मिनट के सूर्य नमस्कार के रिपीटेशन कर लेती है। तो चलिए एक बार नाम के साथ मैट के कोने पर आ जाएंगे। सूर्य नमस्कार में विशेष ध्यान रखें, जहां से आप सूर्य नमस्कार शुरू कर रहे हैं तो वापस पूरे 12
अभ्यास करने के बाद उसी जगह आप स्थिति में खड़े हो जाते हैं आकर। ये एक सही स्थिति है सूर्य नमस्कार करने की। तो चलिए, जो इस ब्रह्मांड पर, इस पृथ्वी पर जो ऊर्जा का जो सबसे बड़ा स्रोत है वह सूर्य है। तो उसकी आराधना के साथ एक बार सूर्य नमस्कार करेंगे और प्रणाम आसन पहले नाम के साथ करेंगे, दूसरा हस्तोत्तानासन, तीसरा पाद हस्तासन। कोशिश करें अपने सर को अपने घुटनों से लगाए और घुटने मोड़ेंगे नहीं, घुटने सीधे रहेंगे। चौथा अश्व संचालन आसन, पांचवा पर्वतासन। कोशिश करें अपने सर को मैट से टच करें, इस तरह से धीरे धीरे आपका सर भी मैट से टच होने लगेगा। फिर करेंगे छठा अभ्यास साष्टांग आसन, यानी कि अष्ट अंगों के द्वारा इष्ट देव को नमन करना। फिर सातवां करेंगे भुजंग आसन, इस तरह से, यानी कि कोबरा पोज। फिर करेंगे हम आठवां अभ्यास पर्वतासन, फिर से रिपीट करेंगे हम 5 अभ्यास से ही। फिर 9वां अभ्यास दक्षिण वाम संचालन आसन। फिर हम करेंगे 10वां अभ्यास पाद हस्तासन, जो हमने योगिक में, लेकिन विशेष ध्यान रखें जिनको बैक पेन है वो आगे फॉरवर्ड नहीं करेगी। चलिए, हस्तोत्तान आसन 11वां अभ्यास, हस्त यानी कि हाथों को, उत्तान यानी कि तानना, हाथों को ऊपर तानना, खींच कर रखना। फिर 12वां अभ्यास प्रणाम आसन। ये हमने नाम के साथ 12 अभ्यास किए सूर्य नमस्कार के। अब हम करेंगे मंत्र उच्चार के साथ, सभी को मंत्र भी आने चाहिए। फिर हम उनके जो हमारे जो चक्राज है, सूर्य नमस्कार के करने से सभी चक्र एक्टिव होते हैं और सभी हमारे सिस्टम एक्टिव होते हैं, यानी कि हर चक्र के साथ जो बॉडी के जो मेडिकल साइंस में जिनको हम सिस्टम बोलते हैं वे भी स्टिमुलेट होते हैं और वहां से रिलेटेड जो भी परेशानी, जो भी रोग हमारे शरीर में होते हैं वे सभी क्योर होते हैं, यानी कि ठीक होते हैं। तो पूरी भावना के साथ आप प्रतिदिन कर ही रहे हैं सूर्य नमस्कार के अभ्यास, सभी को अच्छे से आ गए होंगे अब तो। लेकिन मैं देख रही हूँ बहनें कुछ कम ही कर रही हैं। शालिनी जी कर रही है, चलिए कोई बात नहीं। जिन माताओं बहनों को कुछ फिजिकली प्रॉब्लम है वो बैठकर देखिए सुनेगा नहीं, वे भी अनुलोम विलोम, उज्जयी, भ्रामरी, वे प्रणाम जरूर करेगी। जो बहनें बैठी हुई है, जिनको मैं देख रही हूँ, प्रीति जी है, कोई फिजिकल प्रॉब्लम है तो आप प्राणायाम अवश्य करें। दीदी ने बताया ना प्राणायाम का भी कितना बेनिफिट होता है हमारे शरीर में, यानी कि वो भी एक सेल्स तक जो हमारी प्राण जो दिव्य ऊर्जा जिसके कारण आप मुझे सुन पा रहे हो, देख पा रहे हो, वो प्राण शक्ति इनहेल होती है, यानी कि बढ़ती है हमारे शरीर में, वो इस शरीर को चलाने वाली है। तो सुनते जाएंगे लेकिन करेंगे, अनुलोम विलोम करे, चाहे कपाल भाती करे, भ्रामरी करे, सूर्य भेदी करे, बहुत सारे प्राणायाम आप करते जाएं। चलिए, ओम नेत्राय नमः, ओम रविये नमः, ओम सूर्याय नमः। चौथा अभ्यास हमारा ओम भानवे नमः। 5वां अभ्यास ओम खगाय नमः। जो सर को लगा सकते हैं मैट से, इस तरह से ओम पूषणे नमः, ओम हिरण्यगर्भाय नमः, ओम मरीचे नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम पूषणे सवित्रे नमः, ओम हर्षकाय नमः, ओम भास्कराय नमः। ये हमने मंत्र उच्चार के साथ सूर्य नमस्कार के अभ्यास के। अब एक बार फिर से मंत्र उच्चार के साथ करते हुए हम अपने सभी जो हमारे चक्राज हैं उनको कैसे एक्टिव करेंगे, यानी कि कौन सा, जब हम
आसन करते हैं सूर्य नमस्कार का तो कौन सा चक्र एक्टिव होते हैं, तो उन पे ध्यान केंद्रित हुए करते हुए हम सूर्य नमस्कार का अभ्यास करेंगे। क्योंकि चक्राज के बारे में भी आपको पढ़ाया गया है कि कौन सा चक्र कहाँ पर है, और यही हमारे चक्राज हमारे सिस्टम है, यानी कि योग की भाषा में इनको चक्राज बोलते हैं, लेकिन मेडिकल भाषा में जो सिस्टम है हमारे बॉडी के वे बोलते हैं, जैसे रिप्रोडक्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, कार्डियो सिस्टम, हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम। इस तरह से ये सिस्टम भी हमारे इनहेंस होते हैं हमारे सूर्य नमस्कार के करने से। तो चलिए एक बार फिर सभी को मेरा मेरा पिक्चर क्लियर आ रही है? एक बार कोई इस तरह से मेरी पिक्चर क्लियर है? विजय, चलिए। ओम मित्राय नमः। इस तरह से जब हम पहला सूर्य नमस्कार करते हैं तो इससे हमारा जो अनाहत चक्र है वो एक्टिव होता है, यानी कि जो हृदय चक्र है जिसको हम कार्डियोवास्कुलर सिस्टम बोलते हैं, यहीं पर हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम है। तो इससे रिलेटेड जो भी रोग है शरीर में वो दूर होते हैं, क्योंकि इससे स्थिरता और एकाग्रता हमारे शरीर में, यानी कि संतुलन हमारे शरीर में बढ़ता है। क्योंकि स्ट्रेस के कारण ही बहुत सारे रोग हमारे शरीर में आ रहे हैं। पहले रोग हमारे मन में आते हैं, उसका जो शरीर है वो तो एक प्रतिक्रिया करता है उन रोगों के प्रति। दूसरा अभ्यास करेंगे हस्तोत्तानासन, यानी कि इससे हमारा होता है विशुद्धि चक्र एक्टिव होता है। तीसरा हम करेंगे पाद हस्तासन। पाद हस्तासन से हमारा स्वादिष्टान चक्र एक्टिव होता है। जब आप अपने सर को इस तरह से घुटनों से लगाएंगे, स्वादिष्टान यानी कि इससे जो डाइजेशन सिस्टम है, हमारी जठ राग्नि है, उससे रिलेटेड, यानी कि जो भी रोग है स्वादिष्टान चक्र से रिलेटेड जो भी रोग है वो हमारे सभी रोग दूर होते हैं। इस तरह से हमारा फिर हम करेंगे पांचवा अभ्यास पर्वतासन। पर्वतासन करने से हमारा विशुद्धि चक्र एक्टिव होता है, जो कि हमारे गले में जिसका स्थान है, यानी कि यहाँ से रिलेटेड जो भी रोग जो भी व्याधि हमारे शरीर में है वह सभी दूर होती है। लेकिन करने से अभ्यास प्रतिदिन एक अभ्यास सूर्य नमस्कार की तो आपने देखा होगा 50 से लेकर 100 बार सूर्य नमस्कार के रिपीटेशन करते हैं। अब हम करेंगे अष्टांग आसन। इस तरह से हमारा मणिपुर चक्र एक्टिव होता है और उससे रिलेटेड, यानी कि जो भी रोग है व्याधि है वो दूर होती है हमारी। फिर आता है हमारा भुजंग आसन। भुजंग आसन करने से हमारा जो स्वादिष्टान चक्र है, यानी कि जनन अंग है, हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, उससे रिलेटेड जो भी रोग है शरीर में वो सभी दूर होते हैं, क्योर होते हैं, और हमारा जो इंडोक्राइन सिस्टम है वे बैलेंस होते हैं, यानी कि हार्मोन्स जो मैंने बताया ना, हार्मोन्स हमारे शरीर के लिए इनके इम्बैलेंस, जो ये इम्बैलेंस हो जाते हैं, यानी कि ये सही से कार्य नहीं करते, इनके इम्बैलेंस होने पर ही हमारे शरीर में जो रोग है, चाहे वो किसी भी तरह का रोग हो, इनके हार्मोन्स के इम्बैलेंस होने से। क्योंकि महिला में आप डॉक्टर से सुनते होंगे कि हार्मोन्स इम्बैलेंस है, चाहे थायराइड से रिलेटिव हो, किसी भी चीज से रिलेटिव आपको कहा जाता है कि पीरियड से रिलेटिव अगर कोई समस्या रहे तो भी आपको बोल दिया जाता है कि आपके हार्मोन्स इम्बैलेंस है। पीसीओडी में भी आपको यही कहा जाता है। फिर आता है हमारा पर्वत आसन। पर्वत आसन करने से हमारा वो ही इस तरह से हमारा विशुद्धि चक्र एक्टिव होता है। और फिर आता है हमारा दक्षिण वाम संचालन। दक्षिण वाम संचालन से हमारा आज्ञा चक्र एक्टिव होता है, यानी कि एक स्थिरता एकाग्रता हमारे शरीर में आती है। हमारा जो नर्वस सिस्टम है वो क्योर होता है। फिर आता है हमारा पाद हस्तासन, यानी कि 10वें नंबर का जो आसन है पाद हस्तासन, जिससे हमारा स्वादिष्टान चक्र एक्टिव होता है, यानी कि मूलाधार चक्र, जो कि हमारा गर्भाशय से रिलेटिव है। तो यहाँ से रिलेटेड जो भी रोग है शरीर वो दूर। अगला आता है हमारा 11वां हस्तोत्तानासन। हस्तोत्तानासन यानी कि विशुद्धि चक्र, कंठ से रिलेटिव जो भी परेशानी रोग है, कफ रोग है, सभी दूर होते हैं। फिर आता है हमारा 12वां नंबर का प्रणाम आसन। प्रणाम आसन से स्थिरता एकाग्रता, यानी कि जो हमारा अनाहत चक्र है वो एक्टिव होता है। तो इस तरह चक्रों को इस तरह से स्टिमुलेट करते हुए, उनको एकाग्र करते हुए हम सूर्य नमस्कार करते हैं। क्योंकि हम सामान्य सोचते हैं कि हम
सिर्फ सूर्य नमस्कार से हम अपने शरीर को ही ठीक कर रहे हैं, अपने शरीर में एक एनर्जी उत्पन्न हो रही है, ऊर्जा का विकास हो रहा है। नहीं, सूर्य नमस्कार करने से आपको बहुत बड़े फायदे हैं। सूर्य नमस्कार हमारे शरीर में एक चमत्कार का कार्य करते हैं, तो प्रतिदिन लाइफ में सूर्य नमस्कार को भी जरूर करिए। अगर आपके पास समय है नहीं है तो आप सूर्य नमस्कार का रिपीटेशन जरूर करें। जी, कोई Sorry, बोलना ma'am. चाहे? मैं ये कह जी। रही थी, जो आपने ये सूर्य नमस्कार के जो विभिन्न हमारे आसन हैं, उनके जो चक्रों का प्रभाव बताया, वो लास्ट में आप क्लियर कर देंगे, हम उसको नोट कर लेंगे, लिख लेंगे। अनाहत चक्र, अनाहत चक्र, ये चक्राज नहीं, आपको पढ़ाए जाएंगे बहुत अच्छे से, बहुत डिटेल से पढ़ाए जाएंगे चक्राज आसन। नहीं, जो ये हम जब क्रियाएं आपका कर रहे बौद्धिक हैं सत्र सूर्य होगा ना, नमस्कार की, जो सूर्य नमस्कार क्रियाएं कर रहे बौद्धिक, हैं, जो जी सूर्य नमस्कार की हम क्रियाएं कर रहे हैं, उनका अलग अलग प्रभाव बताया ना आपने हर चक्र पे। हाँ जी, देखो मैं बताती हूँ, चक्राज आसन आपको बहुत डिटेल से पढ़ाए जाएंगे, लेकिन आसन आप जानते हैं ना कि आसन तो 7 होते हैं सूर्य नमस्कार में, 5 तो रिपीट होते हैं ना फिर से वही, यस यस, हाँ जी, है ना? तो फिर हाँ आप जी, उसी से रिलेट कर लीजिए, जो मैंने यानी कि 7 चक्राज आपको बताए, फिर 5 चक्राज यानी कि दोबारा से वही रिपीट होंगे। चक्राज ओके, आपको बहुत अच्छे से पढ़ाए जाएंगे ना, ठीक है ना? मैंने हाँ पहले जी, बताया, चलो मैं आपको एक बार फिर से रिपीट करा देती हूँ, खड़े होकर बताया यानी कि अनाहत चक्र जो हमारा हृदय चक्र है, उसके बाद हाथों को ऊपर किया हस्तोत्तानासन यानी कि विशुद्धि चक्र जिसका स्थान हमारे गले में है। फिर उसके बाद हमने किया पाद हस्तासन जो कि हमारा स्वादिष्टान चक्र, अभी आपको शायद चक्र आज पढ़ाए नहीं गए लेकिन पढ़ाए जाएंगे बहुत अच्छे से, फिर आप उसको अच्छे से रिलेट कर पाओगे सूर्य नमस्कार से। विशुद्धि चक्र या सॉरी स्वादिष्टान चक्र तीसरा। फिर उसके बाद आता है हमारा अश्व संचालन जो कि हमारा आज्ञा चक्र को प्रभावित करता है। उसके बाद आता है हमारा पर्वत आसन यानी कि 5वां आसन, पर्वत आसन जो कि हमारे विशुद्धि चक्र को प्रभावित करता है। उसके बाद हमारा आता है 6ठे नंबर पर मणिपुर चक्र यानी कि अष्टांग आसन में हमारा मणिपुर चक्र प्रभावित होता है। फिर हमारा आता है भुजंग आसन जो 7वें नंबर का आसन है हमारा, इसमें हमारा स्वादिष्टान चक्र प्रभावित होता है। यानी स्वादिष्टान हमारा 2 बार, एक बार पाद हस्तासन, एक बार भुजंग आसन। इसके बाद फिर हमारा आता है पर्वतासन, इसमें हमारा फिर से वही चक्राज एक्टिव होगा यानी कि विशुद्धि चक्र। फिर आता है हमारा दक्षिण वाम संचालन यानी कि आज्ञा चक्र हमारा एक्टिव होता है। फिर आता है हमारा पाद हस्तासन जिससे हमारा स्वादिष्ठान चक्र प्रभावित होता है। फिर हस्तोत्तानासन, हस्तोत्तानासन में हमारा विशुद्धि चक्र, फिर प्रणामासन यानी कि अनाहत चक्र। तो इस तरह आप 7 चक्रों से रिलेट करके फिर ये इसी से रिलेशन हमारा हमारे सिस्टम से होता है यानी कि कहाँ कौन सा सिस्टम स्टिमुलेट हो रहा है, ठीक है ना? जो हार्मोन्स है, जो भी एंजाइम्स बनते हैं हमारे शरीर में, जो हार्मोन्स निकलते हैं वो फिर हमारे बैलेंस में रहते हैं, क्योंकि हार्मोन्स के इम्बैलेंस होने से ही महिलाओं में बहुत सारी जैसे जैसे हमारी एज 30+ हो जाती है तो बहुत सारी हार्मोन्स को लेकर डिजीज हमारे शरीर में आने लगती है। आपने डॉक्टर से सुना ही होगा कहते हुए कि हार्मोन्स आपके सही से कार्य नहीं कर रहे हैं। चलिए, ये हमने कुछ पहले योगिक जोगिंग किया, सूर्य नमस्कार किया। अब हम आसनों की तरफ चलते हैं। 7:50 6:50 हो गई। अभी हमने आज में ही हमारा टाइम निकल गया। अब हम कौन कौन से आसन जो थायराइड ग्लैंड है उसके लिए हम कौन कौन से आसन लगाते हैं जिससे कि हम अपनी थायराइड ग्रंथि को बैलेंस कर सके। तो इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, इस तरह से दंडासन में बैठ जाएंगे। जब हम बैठकर कोई भी आसन करते हैं तो दंडासन से ही आरंभ करते हैं इस तरह से। फिर हम पहले अपने लेफ्ट पैर को और फिर राइट पैर को इस तरह से वज्रासन की स्थिति में आ जाएंगे और यहीं से अपने घुटनों के बल आ जाएंगे। सबसे पहले करेंगे हम उष्ठासन। जो बहनें उष्ठासन नहीं कर पा रही है उनको भी बताऊंगी वो क्या करेंगे। फिर यहीं से पहले राइट हैंड को फिर लेफ्ट हैंड से पीछे जाएंगे और फिर कुछ समय के लिए 5 सेकंड के होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5 इस तरह से हम बैक बेंडिंग करेंगे उष्ठासन। यानी कि आपने ऊंट को देखा ही होगा, वो उस किस तरह से उठा हुआ होता है, उसका बीच का पोजीशन। वापस आएंगे इस तरह से। जो उष्ठासन नहीं कर पा रहे हैं वो इस तरह से अर्धचंद्रासन से भी वही लाभ लेते हैं, क्योंकि अब आप देखोगे जो बहनें अर्धचंद्रासन करेगी, जो उनका वोकल यानी कि जहाँ थायराइड ग्रंथि होती है हमारी गले में, जो वोकल कैविटी है, आप उससे एक शब्द भी नहीं बोल पाएंगे जब आप
इस तरह से अर्धचंद्रासन की स्थिति में जाएंगे, ब्रीदिंग को भरते हुए, सांस को भरते हुए। 1 2 3 4 5 वापस रिलैक्स करेंगे। ये हमने पहले उष्ठासन किया, जो उष्ठासन नहीं कर पा रही है वो अर्धचंद्रासन से भी वही, क्योंकि पूरा इफेक्ट, पूरा प्रभाव हमारी थायराइड ग्लैंड पर पड़ता है। लेकिन एक दिन में नहीं, आपको प्रतिदिन अभ्यास करने है। तो चलिए अब हम करेंगे दूसरा आसन की ओर चलते हैं, जो कि हमारे थायराइड ग्लैंड के लिए बहुत ही लाभकारी आसन है। इसी में हम इस तरह से वज्रासन में बैठे बैठे ही हम क्या करेंगे, सुप्त वज्रासन में जाएंगे। इस तरह से अपने हाथों की सहायता से ही, इस तरह से जब आप कुछ बहनें सोच रहे होंगे कि मैं नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन आप जब प्रतिदिन प्रैक्टिस करोगे हर आसन को बड़ी सरलता के साथ कर पाएंगे। चलिए अब यहाँ से क्या करेंगे, अपने हाथों की सहायता से अपनी गर्दन को इस तरह से, अपने सर को मैट पर टिकाएंगे और हाथ हमारे थाइस पर आ जाएंगे, जंघा पर। 5 सेकंड होल्ड करेंगे। यहाँ पर समय की एक सीमा है, इसलिए मैं ज्यादा होल्ड नहीं कर पा रही हूँ। 1 2 3 4 5। फिर हाथों की सहायता से ही गर्दन को सीधा करेंगे और हाथों की सहायता से वापस वज्रासन में आ जाएंगे। क्या मेरी आवाज सभी को अच्छे से आ रही है? ओम जी, मेरी आवाज आ रही है? हाँ, यस मैम, अच्छे से आ रही है। वो लास्ट में आवाज इसलिए चल जाती है क्योंकि जब हम आसन की पूर्ण स्थिति में जाते हैं तो हमारी जो वोकल कैविटी है, जिससे हम बोल पाते हैं, वो उसमें पूरा खिंचाव आने के कारण हम एक भी शब्द हम नहीं बोल पाते। लेकिन मैं फिर भी कोशिश करती हूँ काउंट करने की। जो बहन अच्छे से आसन लगा पा रही है वो इस चीज को समझ सकती है। जब हमारा जो वोकल कैविटी है पूरा खिंचा हुआ होता है तो हम निशब्द हो जाते हैं, यानी कि कोई शब्द नहीं बोल पाते हैं। तो हमने 3 आसन जाने, पहले उष्ठासन, उसके बाद हमने जाना अर्धचंद्रासन, इसके बाद हमने जाना सुप्त वज्रासन में मत्स्यासन कैसे लगाएं, कि गर्दन से, कि जितना इफेक्ट गर्दन को दोगे आप, उससे थायराइड ग्लैंड से निकलने वाले जो हार्मोन्स है T3 T4 वो बैलेंस होंगे। चलिए, और पिट्यूटरी ग्लैंड भी अपना अच्छे से कार्य करेगी, जो उस हार्मोन्स को बनाने में, यानी कि स्टिमुलेट करती है उसको चलाने में। क्योंकि इससे हमारा थायरोक्सिन जो हमारे शरीर के लिए बहुत, आप सभी जानते होंगे कि शरीर में जो ऊर्जा बनती है वो न्यूट्रिशन से, ऑक्सीजन से, और इस थायरोक्सिन नाम के हार्मोन से ही ऊर्जा बनती है, जो ब्लड में मिलते हैं, न्यूट्रिशन जो हम खाते हैं शरीर में जो कुछ, फिर उसके बाद जो हम ऑक्सीजन जो लेते हैं, और उसके बाद ये थायरोक्सिन हार्मोन्स काम करते हैं। ये तीनों मिलकर ही शरीर में ऊर्जा बनाते हैं। ये इसका जो साइंस है वो मैं आपको बता रही हूँ मेडिकल साइंस के अकॉर्डिंग। अगर किसी बहन को जो पढ़ा होगा तो वो उनको अच्छे से समझ आ रहा होगा। तो चलिए अब हम जानते हैं, अब जो बहनें ये सुप्त वज्रासन नहीं कर पा रहे तो वो क्या करेगी, वो सरल मत्स्यासन करेगी, उससे भी वही लाभ आपको मिलेगा। इस तरह से लेट जाएंगे और अपने हाथों की सहायता से इस तरह से पैरों को मिलाकर रखेंगे, हाथों की सहायता से इस तरह गर्दन को उठाएंगे और मैट पर अपने, और मतलब सर की जो हमारी क्या बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं ब्रह्मरंध्र चक्र बोलते हैं, सहस्रार चक्र बोलते हैं जिसको हम, उसको अपने मैट से लगा देंगे और हाथों को इसी तरह से साइड में रख लेंगे। 1 2 3 4 5। ये हो गया हमारा सरल मत्स्यासन। अब जो इस आसन को लगा पा रही है वो देख रही होगी, उससे हम उनके ब्रेन की तरफ ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ रहा है, यानी कि हर जो कोशिकाएं है ब्रेन की, उनको अच्छे से पोषण मिल रहा है और थायराइड ग्लैंड भी हमारी एक्टिव हो रहा है, यानी कि थायराइड ग्रंथि पर भी हमारा इफेक्ट पड़ रहा है। इस तरह से फिर वापस आ जाएंगे। ये आसन ये नहीं कि पर्टिकुलर, अब आप देख रहे होंगे जो पूरा हमारा जो सर है वो पीछे मैट पर टिका है, तो पूरा जो ब्लड है वो ब्रेन की तरफ एक्टिव रहता है, जो वहां से जो हाइपोथैलेमस है, पिट्यूटरी ग्लैंड है, उनको अच्छे से पोषण मिलेगा। अब हम अगला आसन करेंगे, ये इसी तरह से ही हम लेटे हुए कंद्रासन, जिसको सेतुबंध आसन भी बोलते हैं। इस तरह से अपने पैरों की एड़ियों को अपने हिप से लगा लेंगे इस तरह से, और अपने हाथों से अपने एंकल को पकड़ लेंगे, जो जितना यथाशक्ति जितना कर पाए, और श्वास को भरते हुए अपने
जो ग्लूटस है उनको ऊपर करेंगे, यानी कि स्पाइन को ऊपर की ओर पुश करेंगे ब्रीदिंग के साथ। इस तरह से पेट को अंदर कर लेंगे, लेकिन आपको आसनों में टाइम देना होगा। अभी मैं 5 सेकंड, लेकिन आपको 30 सेकंड, 20 सेकंड होल्डिंग बढ़ानी है अपनी आसनों को। 1, 2, 3, 4, 5 रिलैक्स करेंगे। एक बार फिर से जाएंगे। एक आसन को आपको 3 बार रिपीट करना है। एक बार फिर से करेंगे ब्रीदिंग के साथ। ऊपर लिफ्ट करेंगे अपनी स्पाइन को। 1, 2, 3, 4, 5, 6। इस तरह से कम एक आसन आपको, यहाँ पर टाइम की वजह से मैं कम होल्डिंग कर रही हूँ, क्योंकि समय बढ़ता जा रहा है, हमारा 7 बजने को है और हमें बहुत कुछ बताना है। अभी तो हमारा पूरा समय योगिक जोगिंग और सूर्य नमस्कार में ही निकल गया। अब हम करेंगे यहीं से ही, पहले हम करेंगे सर्वांग आसन। सर्वांग आसन इस तरह से अपने दोनों पैरों को ब्रीदिंग के साथ ऊपर ले जाएंगे। फिर हम पूरा पैरों को ऊपर इस तरह से पूरा सीधा ले जाएंगे। ये हो गया हमारा सर्वांग आसन। इस तरह से 1, 2, यानी कि 120 डिग्री का हमने कोण बनाया है। ये इस तरह से सर्वांग आसन में 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह से कुछ समय के लिए होल्ड रखें और फिर हाथों की सहायता से ही धीरे धीरे वापस आएंगे। इस तरह से इसी में आप सरल मत्स्य आसन का अभ्यास भी कर सकते हैं, इस तरह पद्मासन लगाकर सर्वांग आसन में इस तरह से, और दोनों अंगूठों को पकड़ लें इस तरह से। ये हो गया हमारा मत्स्य आसन। वो जो मैं पहले करा वो सरल मत्स्य आसन था, पैरों को फैलाकर, और ये मत्स्य आसन इस तरह से। अब सर्वांग आसन की बात करते हैं हम। आसन थोड़ा सा नेक्स्ट आ जाएंगे और अपने दोनों पैरों को उठाएंगे और पीछे ले जाकर मैट से लगा देंगे। और जो हमारी ठोड़ी है उसका चिन लोक, यानी कि चेस्ट से लगाएंगे अपनी ठोड़ी को, हमारा चिन लोक हो जाएगा। इस तरह से हम हलासन लगाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5 फिर वापस आएंगे धीरे धीरे। आप चाहे तो अपने हाथों की सहायता से भी धीरे धीरे वापस आ सकते हैं। ये फ्लेक्सिबिलिटी के अकॉर्डिंग होता है, जिसमें जितनी फ्लेक्सिबिलिटी है वो बिना हाथों को लगाए भी सपोर्ट के भी वापस आ सकता है। एक बार फिर से जाएंगे हलासन में, ब्रीदिंग के साथ पीछे ले जाएंगे। आप चाहे तो हाथों की सहायता से कमर को थोड़ा सा टच करके इस तरह से पीछे ले जा सकते हैं। 1, 2, 3, 4, 5 फिर वापस आएंगे। अभी हमने 5-5 सेकंड होल्डिंग के साथ हमने हलासन को किया, सर्वांगासन किया, सरल मत्स्य आसन किया। अब हम इसकी बात करेंगे। अगला अभ्यास होगा हमारा चक्रासन। अब चक्रासन को मैं आपको 2 तरीके से बताऊंगी। पहले आप मैट पर लेटकर ही करेंगे इस तरह से, और दोनों हाथों से अपने पीछे इस तरह से साइड के रख लेंगे और ब्रीदिंग के साथ इस तरह से चक्रासन में जाएंगे इस तरह से। 1, 2, 3, 4, 5 चक्रासन। इसका भी बहुत बड़ा लाभ हमारे शरीर पर पड़ता है, क्योंकि हमारी स्पाइन इतनी फ्लेक्सिबल होती है। हमारा जो पूरा ब्लड सर्कुलेशन है वो ब्रेन की तरफ एक्टिव हो रहा है। थायराइड ग्लैंड को जब अच्छे से पोषण मिलेगा तो वहां से निकलने वाला जो हार्मोन है T3, T4 वह भी सही से कार्य करेगा। क्योंकि आपको पता है किसी भी चीज की अति अच्छी नहीं, अगर वो ज्यादा बनेगा तो भी शरीर में हानि करेगा, कम बनेगा तो भी शरीर में हानि करेगा। तो ये चक्रासन कुछ समय के लिए होल्डिंग के साथ, क्योंकि ये हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम को भी क्योर करता है। आंखों से रिलेटेड जो भी रोग हो वो भी दूर, क्योंकि आंखों में अच्छे से ब्लड सर्कुलेशन एक्टिव होता है। इस तरह से हमें चक्रासन हो जाए। अब चक्रासन को मैं आपको एक तरीके से और बताऊंगी। चलिए
हम खड़े होकर चक्रासन यानी कि अपनी स्पाइन को इतना फ्लेक्सिबल कैसे बनाएं जो हम खड़े होकर भी चक्रासन लगा सकते हैं। तो इस तरह से अपने पैरों में थोड़ा सा गैप करेंगे और ब्रीदिंग के साथ श्वास को भरते हुए जब आप रेगुलर अभ्यास करोगे तो इतनी फ्लेक्सिबिलिटी आपकी स्पाइन में आ जाएगी। चलिए, दोनों हाथ ऊपर, श्वास को भरते हुए ऐसे पीछे जाएंगे, फिर होल्ड करेंगे कुछ समय के लिए। 1 2 3 4 5 और वापस। मैंने 2 तरह से आपको चक्रासन, ये मैंने स्पाइन के लिए, क्योंकि स्पाइन हमारी हेल्प करती है आसन को लगाने में, चाहे वो फॉरवर्ड हो चाहे बैकवर्ड हो। अभी हमने किए, अब हम करेंगे पेट के बल लेटकर। अभी हमने कमर के बल लेटकर किया, बैठकर आसन के। अब हम पेट के बल लेटकर कुछ जो थायराइड ग्लैंड को एक्टिव करते हैं, जिससे T3 T4 हार्मोन्स अच्छे से बने, बैलेंस रहे। तो कौन से आसन है वो? पहला करेंगे हम भुजंग आसन। श्वास को भरते हुए भुजंग आसन में, जिसको कोबरा पोज कहते हैं, अपने पैरों में गैप नहीं रखेंगे, इस तरह से मिलाकर रखेंगे एड़ियों को, पैर के पंजे को और अपनी थाइज को भी, और हाथ हमारे शोल्डर के पास रहेंगे। यहीं से ही श्वास को भरते हुए इस तरह से, जैसे कि कोबरा की स्थिति होती है, आपने देखा होगा कैसे वो अपने फन को उठाता है, और कोहनियां सीधी नहीं रहेगी क्योंकि कमर पर कम प्रभाव पड़ेगा, बैक पेन के लिए भी और थायराइड ग्लैंड के लिए भी। बहुत अच्छा आसन है भुजंग आसन। 1 2 3 4 5 रिलैक्स करेंगे। अब यहीं से ही करेंगे हम धनुरासन का अभ्यास। अपने दोनों पैरों को उठा लेंगे और हाथों से इस तरह से पैर के अंगूठे पकड़ लेंगे और श्वास को भरते हुए अपनी छाती तक अपनी गर्दन को उठाएंगे और अपनी थाइज और घुटनों को भी ऊपर उठाएंगे ब्रीदिंग के साथ, इस तरह से। 1 2 3 4 5 रिलैक्स करेंगे। एक बार फिर से करेंगे धनुरासन का अभ्यास। चलिए, पैर को इस तरह से ऊपर उठाएंगे और अपने हाथों से अपने पैर के अंगूठे को पकड़ लेंगे और श्वास को भरते हुए इस तरह से 1 2 3 4 5 रिलैक्स करेंगे। अब यहीं से ही करेंगे हम विपरीत नौकासन, लेकिन विशेष ध्यान रखें जिनको इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम है वो विपरीत नौकासन नहीं करेंगे। चलिए, दोनों हाथ सामने इस तरह से, एक बार मैट पे थोड़ा नीचे आ जाते हैं। इस तरह से दोनों हाथ सामने, अपने हाथों को, अपनी गर्दन को और पैरों को ऊपर उठाना है श्वास के साथ। विपरीत नौकासन इस तरह से 1 2 3 4 5 रिलैक्स करेंगे। एक बार फिर ऊपर उठाएंगे श्वास को भरते हुए। 1 2 3 4 5 रिलैक्स करिए। चलिए, अब हम करेंगे थायराइड के लिए सबसे बहुत जरूरी और मुख्य आसन, जिसको आसनों का राजा भी कहा जाता है। अब कुछ तो विशेषता होगी ना जिसको राजा बनाया जाता है उस आसन की, जो प्रजा के लिए हितकारी हो, सभी आसनों के लिए यानी कि शरीर के सभी सिस्टम के लिए लाभकारी हो। तो इसीलिए इसका नाम, जैसे कि प्राणायाम में कपालभाति को राजा कहा गया है, क्योंकि इससे 99% रोग दूर होते हैं, और आसनों में शीर्षासन को आसनों का राजा कहा गया है। तो इस राजा की कुछ तो विशेषता होगी ना, वही योग दर्शन में जैसे कि उस ईश्वर की कुछ तो विशेषता होगी ना, जिससे हम उसका गुणगान करते हैं, वो सबसे भिन्न है, सबसे अलग है। इसके लिए क्या करेंगे आप, जो बहनें
बिगिनर लेवल पर सीखने की कोशिश करेगी, वो दीवार की सहायता से करेगी। पहले अपने आप को 1 महीने तक यानी जितना भी आपको समय लगे आपको बैलेंस करना है अपने आप को। इस तरह से अपने हाथों को इंटरलॉक कर लेंगे शीर्षासन के लिए। अब शीर्षासन से आप देखोगे अभी तो पूरा ब्लड सर्कुलेशन हमारे पैरों की तरफ एक्टिव है, लेकिन अब हम जब शरीर को उल्टा कर देंगे, पैर ऊपर सर नीचे, तो पूरे जो हमारे सिस्टम है एंडोक्राइन सिस्टम, चाहे वो लीवर हो, किडनी हो, पैनक्रियाज हो, हार्ट हो, ब्रेन से रिलेटेड कोई भी ग्लैंड हो, थायराइड ग्लैंड तो सक्रिय होती है, यानी कि वो तो बहुत जल्दी ठीक होती है, क्योंकि मैंने शीर्षासन से बहुत बड़ा बेनिफिट लिया है अपनी थायराइड ग्रंथि को ठीक करने में। ये तो ठीक होती है, लेकिन आपके साथ ही साथ पूरा इंडोक्राइन सिस्टम ठीक होता है, यानी कि जो भी हार्मोन्स इम्बैलेंस हो गए, जिनको पोषण अच्छे से नहीं मिल रहा है, कम या ज्यादा हो गए हैं शरीर में, तो कैसे वो आसन को लगाने से बैलेंस हो पा रहे हैं। क्योंकि शरीर को चलाने के लिए जो न्यूट्रिशन है वो ब्लड के द्वारा ही तो शरीर में पूरे शरीर में ट्रेवल करते हैं ना, यानी कोशिकाओं तक जो पोषण मिलता है वो किसके थ्रू मिलता है, वो ब्लड के थ्रू ही मिलता है। तो इसके लिए पहले हाथों को इंटरलॉक कर लेंगे इस तरह से, और आप स्टार्टिंग में इस तरह से रखकर भी या तो धीरे धीरे एक एक पैर से ऊपर उठाने की कोशिश करें, फिर इतना ही पैरों को उठाए, यानी कि बैलेंस बनाए। और जब आपका बैलेंस बनने लगे, कुछ समय इस तरह होल्ड रखने के बाद आपको जो बिगनर लेवल है पहले ऊपर नहीं जाना है, क्योंकि आपको बैलेंस करना आना चाहिए। तो कुछ समय ऐसे होल्ड रखें, फिर उसके बाद ही धीरे धीरे पैरों को ऊपर ले जाने की कोशिश करें और बैलेंस करें। 1 2 3। अब इस समय देख रहे होंगे आप मेरे जो पैर के अंगूठे से लेकर सर के बालों तक, क्योंकि इसके बहुत बड़े बेनिफिट है शीर्षासन के। पैर के पंजे यानी कि नाखून से लेकर सर के बाल तक पूरा जो ब्लड सर्कुलेशन है वो हमारे विपरीत दिशा यानी कि ब्रेन की तरफ एक्टिव हो रहा है। हमारे चेहरे के लिए, हमारे गर्दन के लिए, हमारे डाइजेशन के लिए, रिप्रोडक्टिव सिस्टम के लिए, क्योंकि जिनको पीसीएस पीसीओडी होता है ना, उनको अच्छे से जो हमारा यूट्रस है, ओवरी है, फिलियोपियन ट्यूब है, इनको जो पोषण यानी कि पर्याप्त पोषण नहीं मिलता, इसी कारण पीसीएस पीसीओडी की प्रॉब्लम होता है। क्योंकि हर चीज को पोषण कहाँ से मिलता है, वो ब्लड के द्वारा ही तो हमारे सेल्स में आता है। तो इस तरह से कुछ समय के लिए होल्ड रखने के बाद आप जब आपका बैलेंस बनने लगा, चाहे तो आप हाथों को भी इस तरह खोलकर साइड में रख सकते हैं इस तरह से। जब आपका अच्छे से बैलेंस आप करने लगे तो आपको इस तरह से हाथों को इंटरलॉक करने की जरूरत है। अब मैंने अपने हाथ साइड में रख लिया है, देखिए बस मैं सर के बल ही इस तरह से बैलेंस बनाए हूँ। फिर आपको क्या करना है, धीरे धीरे ही इस तरह से वापस आना है। आंखों के लिए भी, हमारे चेहरे के लिए, लेकिन आपको फिर क्या करना है, जिनको चक्कर आते हैं वो क्या करेंगे, या तो फिर इस तरह से शशांक आसन में चले जाएंगे शीर्षासन करने के बाद कुछ समय के लिए, या फिर वो इसके विपरीत, जैसे कि आपने शीर्षासन किया तो फिर वो ताड़ासन का अभ्यास करेंगे। तो इससे हमारा जो शरीर का जो ब्लड सर्कुलेशन है वो बैलेंस हो जाता है। अभी ब्रेन की तरफ एक्टिव था, अब हमारे पैरों की तरफ एक्टिव हो जाएगा। तो कुछ समय के लिए इस तरह शीर्षासन लगाने के बाद या तो आप शशक आसन का अभ्यास करें या फिर आप ताड़ासन लगाइए। ये मैंने आपको कुछ आसन कराए थायराइड से रिलेटेड। आज के जो हमारे आसन थे वो हमने 10 आसन पूरे किए थायराइड से रिलेटेड। अब इसमें से जो बहन आपने थायराइड जिनको है या आपके किसी परिवार को है, इनमें से आप डेली आसनों का अभ्यास कराना है उसको बैलेंस करने के लिए। और अपने सभी, इससे सिर्फ थायराइड हार्मोन्स बैलेंस नहीं होगा, शरीर के जो भी हार्मोन्स इम्बैलेंस हो, आप कभी पर्टिकुलर ये मान के चलिए कि सिर्फ ये आसन तो थायराइड ग्रंथि को ही T3 T4 को ही बैलेंस करते हैं, नहीं, आपके शरीर के जितने भी इंडोक्राइन सिस्टम है, जितने भी हार्मोन्स है, वे सभी हार्मोन्स बैलेंस होते हैं, क्योंकि पीसीएस पीसीओडी भी तो हमारा हार्मोन्स इम्बैलेंस होने के कारण ही होता है। चलिए अब प्राणायाम की तरफ चलते हैं, समय तेजी से बढ़ रहा है। अब सबसे पहले प्राणायाम करेंगे हम भस्त्रिका प्राणायाम, जो कि हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को भी और हमारे गले से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है उनको दूर करता है। तो इसमें क्या होता है, भस्त्रिका प्राणायाम की टेक्निक क्या है, कि विधि क्या है इसकी,
इस तरह से किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठ जाएंगे और अपने शरीर को नहीं हिलाएं डुलाएंगे, क्योंकि हम जो श्वास भरते हैं वो सिर्फ नासिका से श्वास भरते हैं और खाली करते हैं, लेकिन बहनें क्या करती है, इस तरह से कंधों को हिलाने लगती है। नहीं, कंधों को नहीं हिलाना है, नहीं चेहरे के हाव भाव को बिगाड़ना है। बस पहले आप मध्यम गति से करेंगे, यानी कि धीरे धीरे करेंगे, फिर आप जब आपका अभ्यास हो जाए तो आप तीव्र गति से कर सकते हैं। लेकिन जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है या हाइपरटेंशन है, वो मध्यम गति से ही भस्त्रिका करेंगे। ये विशेष ध्यान रखें, क्योंकि आगे भी आप शिक्षक बनने जा रहे हो, आपको भी सिखाना है। किसी को ये दो फिजिकली प्रॉब्लम है, हार्ट से और हाइपरटेंशन से, तो उनको फास्ट गति से भस्त्रिका नहीं करना है, तेज गति से। तो चलिए करते हैं हम भस्त्रिका प्राणायाम। कम से कम 21 बार रिपीटेशन करेंगे भस्त्रिका का। सभी करेंगे, जो बहनें बैठी हुई है बिस्तर में, जो माताएं बहनें जिनको कोई प्रॉब्लम है तो वो भी करेंगे इस तरह से ध्यानात्मक। जिनको गैस बनती है वो वायु मुद्रा लगा सकते हैं, इस तरह से अपनी जो तर्जनी उंगली है वो अंगूठे के नीचे लगा लेंगे, इस तरह से। इस तरह से भी आप बैठ सकते हैं, करेंगे भस्त्रिका। बस श्वास का इनहेलेशन एक्सहेलेशन पर फोकस करना है कि श्वास आ रहा है जा रहा है, पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम क्योर होता है। चलिए, आनंद की अनुभूति करते हो। मुझे तो बहुत आनंद आता है जब मैं प्राणायाम का अभ्यास करती हूँ। चेहरे पर अनचाहे मतलब एक मुस्कान बन जाती है, इतना आनंद मुझे मिलने लगता है, क्योंकि ऐसा लगता है कि सारी सेल, सारे ऑर्गन बहुत ही प्रफुल्लित हो रहे हैं, ऊर्जावान हो रहे हैं, एक एनर्जी उनके अंदर। जब हमारे शरीर में ऊर्जा और एनर्जी आती है, आपने देखा होगा कितने हम मतलब मन ही मन मुस्कान, एक चेहरे पर ओज, एक कांति स्वतः ही आने लगता है। चलिए करेंगे, अपने सभी नकारात्मक विजातीय तत्वों को शरीर से बाहर करेंगे और सभी जो सेल्स हैं उनको एक हेल्दी पोषण ऑक्सीजन के माध्यम से हम दे रहे हैं। जो डैमेज हो चुके हैं उनको एक पोषण हम इस ऑक्सीजन के माध्यम से, शरीर को चलाने के लिए ऑक्सीजन बहुत जरूरी है सेल्स के लिए, वो उन डैमेज सेल्स को फिर से रिपेयर करते हैं। क्योंकि हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो मधुमक्खी के छत्ते की तरह है, जब उनमें पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं पहुंचती तो वे डैमेज होने लगते हैं, यानी कि बंद होने लगते हैं। क्योंकि आपने इसका संबंध, अगर किसी ने रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ा होगा तो उनको अच्छे से पता होगा, यानी कि जो मधुमक्खी के छत्ते की तरह होते हैं वो डंग, क्योंकि एलवली जो हमारा होता है जहां पर वायु जाती है, ऑक्सीजन जाती है, फिर उस ऑक्सीजन को जो हमारा हीमोग्लोबिन है वो पूरे शरीर में ट्रेवल करता है। अब पूरे शरीर में ट्रेवल करके यानी कि पहुंचाकर वहां से कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, फिर उस एलवली में छोड़ता है, फिर उस एलवली के माध्यम से वो जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो नासिका के माध्यम से बाहर आती है, फिर हम ऑक्सीजन लेते हैं। तो ये प्रोसीजर निरंतर हमारे शरीर में चलता रहता है, ये ऑक्सीजन का और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान। चलिए करते हैं इसी के साथ भस्त्रिका। एक मैंने साइंस समझाया आपको कि भस्त्रिका करने से किस तरह बेनिफिट मिलता है हमारे शरीर को। हम क्या है, धीरे हम श्वास तो वैसे भी ले रहे हैं, अगर मैं बोल रही तो अब भी श्वास आ रहा है जा रहा है, क्योंकि श्वास बंद हो गई तो फिर मैं सीमा कहाँ से रह जाऊंगी, मैं तो एक शव हो जाऊंगी, यानी कि डेड बॉडी, मृत शरीर। फिर मुझे कोई नाम से भी नहीं जानेगा, जैसे दीदी बताती है, फिर उसको कोई नाम से भी नहीं पुकारते। जब ये प्राण शक्ति शरीर से बाहर निकल जाती है, कोई मुझे नहीं कहेगा कि सीमा, ये कहेंगे कि शव है, मुर्दा है। चलिए करते हैं भस्त्रिका। आपको प्रतिदिन सिखाया जा रहा है, समझाया जा रहा है भस्त्रिका के अलग। सभी बहनें बहुत अच्छे से अनुभव के साथ आपको भस्त्रिका प्राणायाम के बेनिफिट बता रही है, लाभ बता रही है। मैं आपको व्यावहारिक रूप से बताने की कोशिश कर रही हूँ कि साइंस के साथ ये कैसे काम करता है हमारे शरीर में। चलिए, ये भस्त्रिका अभ्यास किया, अब हम उसके बाद कपालभाति करते हैं। जैसे कि मैंने बताया, शीर्षासन करने से आपको कितना बड़ा बेनिफिट होता है, और जो शीर्षासन नहीं कर पाते वो सॉरी माफ करिएगा, वो सर्वांग आसन से भी वही बेनिफिट ले सकते हैं जो शीर्षासन नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि उससे भी ब्लड सर्कुलेशन हमारे जब
दोनों पैर सीधे इस तरह से खड़े रहते हैं तो ब्रेन की तरफ एक्टिव होता है। अब हम कपालभाति की बात कर रहे हैं, प्राणायाम की बात कर रहे हैं, तो हम उसी तरफ आते हैं। लेकिन मैंने इसके बताया कि इसको भी प्राणायाम का राजा कहा जाता है, आसनों में शीर्षासन को, क्योंकि कपालभाति करने से हमारे शरीर के 99% रोग दूर होते हैं। और वो कपाल यानी कि मस्तिष्क, भाति यानी कि ओज यानी कि चमक। अब आप सोचोगे कि वो चमक कैसे आएगी, क्योंकि जब हम कपालभाति करते हैं तो कपालभाति करने से हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम, हमारा नर्वस सिस्टम, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम क्योर होता है। यानी कि ये जब क्योर होंगे तो चेहरे पर ओज अपने, यानी कि डाइजेशन से रिलेटिव हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटिव कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और नर्वस सिस्टम से रिलेटेड यानी कि हमारा दिमाग भी अच्छे से काम करेगा। तो चेहरे पर ओज तो अपने आप ही आएगा ना, कहते हैं ना कि ग्लो कर रही है स्किन, तो अपने आप ही ओज आएगा। तो चलिए कपालभाति करते हैं। इसकी जो टेक्निक है यानी कि विधि वो क्या है, इसमें श्वास को लेना नहीं, सिर्फ श्वास को खाली करना होता है। और जब हम श्वास को खाली करते हैं तो हमारा पेट अंदर जाता है। तो ये इसकी विधि है, यानी कि श्वास को सिर्फ बाहर खाली करना है, श्वास को भरना नहीं। कम से कम एक स्ट्रोक में एक श्वास। जब श्वास को बाहर फेंक रहे हैं तो पेट अंदर जा रहा है, यानी कि पूरे जो ऑर्गन है हमारे पेट के वो स्टिमुलेट हो रहा है, चाहे वो किडनी हो, पैनक्रियाज हो, लिवर हो, तो सभी की फंक्शनिंग अच्छी हो रही है, सभी से हार्मोन सीक्रेशन अच्छा हो रहा है, यानी कि डाइजेशन से रिलेटिव हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। और जब डाइजेशन, आपने देखा होगा कि हमारा पेट का हमारे शरीर से संबंध, यानी कि फेस से, अगर पेट में अभी सडनली मुझे पेट में अचानक दर्द हो जाए तो मेरे चेहरे के, मुझे आपको कैसे पता चलेगा कि मुझे पेट में दर्द हो रहा है, तो मेरे चेहरे के एक्सप्रेशन बदल जाएंगे। अभी अचानक किसी को पेट में दर्द हो जाए तो वो कैसे करेगा, उसके चेहरे के हाव भाव बदल जाएंगे, तो सामने वाला भी समझ जाएगा कि इसको पेन हो रहा है, इसको दर्द हो रहा है, क्योंकि ये रिफ्लेक्शन हमारे चेहरे से ही आता है। हम अब ऐसे थोड़ा ना कोई भविष्यवाणी हो रही होती है कि इसको पेट में दर्द हो रहा है, क्योंकि इसके चेहरे के हाव भाव, एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं अगर किसी को पेन हो रहा है, दर्द हो रहा है। तो ये इसका साइंस है एक, इसको मैंने बताने की कोशिश की आपको व्यावहारिक रूप से। चलिए हम कम से कम 21 स्ट्रोक लगाएंगे कपालभाति के। मैंने कहा सुनने से आपको जानकारी मिल रही है, लेकिन लाभ अगर आपको लेना है तो उसके लिए करना ही पड़ेगा, चाहे आप बैठे हो कुछ भी कर रहे हो, अगर आप लाभ लेना चाहते हैं अपने शरीर से। हाँ सुन रहे हैं, जानकारी मिल रही है। चलिए करेंगे। चलिए, ये मैंने 60 स्ट्रोक कपालभाति के लगाए, लेकिन थोड़ा जल्दी जल्दी लगाए क्योंकि समय की सीमा है, यानी कि 10 मिनट हमारे पास, बस 10 मिनट बाकी बचे हुए हैं। अब इसके बाद करेंगे हम उज्जयी प्राणायाम। उज्जयी प्राणायाम थायराइड ग्रंथि, क्योंकि आप एक बार फिर से सुनिए अच्छे से, जब आप किसी को सिखाओगे थायराइड से रिलेटेड, जो आपके पास पेशेंट आएगा, जो रोगी आएगा, उसके लिए जो आपको ज्यादा से ज्यादा आपको उज्जयी प्राणायाम कराना है, क्योंकि यह थायराइड ग्लैंड के लिए रामबाण काम करता है। क्योंकि पूरी थायराइड, एक जब हम इसकी विधि को करेंगे तब आप जानेंगे, क्योंकि जो पूरी गर्दन की मांसपेशियां है गले की, वो संकुच यानी कि खिंचती है। चलिए, जब हम गले से घर्षण करते हुए श्वास को भरेंगे, चलिए श्वास को भरेंगे, करेंगे हम इसकी विधि को उज्जयी की। ये मैंने आपको एक पहले इसकी विधि बताई। जब हम उज्जयी प्राणायाम करें तो गले से घर्षण करते हुए श्वास को भरेंगे
उस श्वास को अपनी कैपेसिटी के अनुसार जितनी आपकी सामर्थ्य है उसको होल्ड करेंगे। जिनको सर्वाइकल है वो गर्दन को चिनलोक नहीं लगाएगा, वो सिर्फ ऐसे ही रखेंगे गर्दन को और फिर श्वास को लेफ्ट नासिका से खाली करेंगे। आपको बहुत बार बहने बहुत अच्छे से अब आपको सही अच्छे से समझ आ गया होगा, क्योंकि जब आपका एग्जाम होगा, जब आपसे करवाया जाएगा तो कुछ बहनें फिर भी गलतियां करती हैं, तो आप नोट कर लीजिए कि उज्जयी प्राणायाम की टेक्निक, क्योंकि जब आपको लाभ लेना है तो सही विधि आनी चाहिए। क्योंकि मैं क्लास सिखा रही थी तो वे क्या करती थी, वे मुंह से श्वास को भरती थी, यानी कि उज्जयी करते हुए आवाज करते नहीं, मुंह को खोलकर। लेकिन एक दिन मैंने उसको अच्छे से फोकस किया, मैंने देखा ये तो मुंह से श्वास भर रहे हैं, लेकिन श्वास तो नासिका से ही भरना है, लेकिन कंठ में सिर्फ एक घर्षण की आवाज आनी चाहिए, यानी कि मांसपेशियां सिकुड़ती है हमारी गर्दन की। तो सही विधि जब आप अच्छे से करोगे, लाभ भी जब भी आपको मिलेंगे। क्योंकि फिर यानी आपकी भी वही शिकायतें रहेगी कि हमको तो योग करने से कोई लाभ नहीं मिल रहा है। चलिए, हमारा तीसरा प्राणायाम हो गया हमारा उज्जयी। उसके बाद हम करेंगे बाह्य प्राणायाम। बाह्य प्राणायाम को जब मैंने आपको योग दर्शन का समाधि पाठ पढ़ा, उसमें आपको ये जो सूत्र है 34 समाधि पाठ को बताया कि प्रच्छेदन्य विधारणाभ्याम व प्राणायाम, यानी कि श्वास को बार बार भरना और बाहर खाली करना और होल्ड करना, यानी रोक कर रखने से भी हमारा क्या होते हैं, शरीर में एकाग्रता आती है, स्थिर होता है मन। क्योंकि जो सबसे बड़ा जो कारण है थायराइड का वो क्या है, स्ट्रेस है, न्यूट्रिशन की कमी है। अब आपकी जानकारी के लिए आपको बता दूं, क्योंकि अब आपका एक सवाल भी होगा कि आखिर थायराइड होता क्यों है हमारे शरीर में। क्योंकि थायराइड होता ही इसलिए है जब हमारे शरीर में तनाव रहता है, हम स्ट्रेस में रहता है, तो ये हार्मोन इनबैलेंस हो जाते हैं, यानी कि पिट्यूटरी अच्छे से टीएसएच हार्मोन का सीक्रेशन नहीं करती। फिर उसके सीक्रेशन की वजह से हमारे जो थायराइड ग्लैंड है वो T3 T4 अच्छे से नहीं बनाती, जिसके कारण ही हमारे शरीर में थायराइड ग्रंथि ये जो ग्लैंड है ये निष्क्रिय हो जाती है। और इससे रिलेटेड जो प्रॉब्लम है, शरीर में थकान रहना, ठंड लगना, भूख न लगना, या फिर वजन का बढ़ना या अननेसेसरी वजन बढ़ने लगता है। आपने देखा होगा कुछ बहनें अलग ही तरीके से मोटी हो जाती है जिनको थायराइड हो जाता है, वो उनको भूख नहीं लगती, फिर भी भूख से कम खाती है लेकिन फिर भी अलग तरीके से मोटे रहे, तो उनको थायराइड की वजह से ही वो मोटापा आता है। और कुछ देखा होगा कि वो बहुत पतली है, यानी कि ज्यादा खाने पे फिर भी उनको शरीर में नहीं लग रहा, तो वो हाइपर थायराइडिज्म, यानी कि दो प्रकार का थायराइड होता है, एक हाइपो एक हाइपर। जो हाइपो में होता है वो उसके विपरीत हाइपर में होता है। अगर मैं मोटी हो रही है तो हाइपर में क्या होगा, वो दूसरी बहनें सूखने लगेंगी, पतली हो जाएगी। अगर मेरा हाइपो में हार्ट बीट कम मीन स्लो डाउन हो रहे हैं तो हाइपर में क्या होगा, हार्ट बीट बढ़ने लगेगी। ये इस तरह के सिम्टम आने चाहिए। कब्ज की शिकायत लंबे समय तक बनी रहती है, तो ये बताया कि जो जो परेशानी ये सिम्टम आपको दिखाई दे तो एक बार अपना चेकअप कराए, या फिर उस तरह से ही उसी तरह से उनको योगाभ्यास कराए, यानी कि लाइफ स्टाइल चेंजिंग करके योगासनों को, प्राणायाम को, ध्यान को अपनाकर किस तरह से आप इन हार्मोन्स को बैलेंस कर सकते हैं। ये कोई बहुत बड़ी बीमारी नहीं है, लेकिन जब आप करोगे तो आप इससे निजात भी जल्दी पालोगे, लेकिन अभ्यास करना होगा। चलिए, अब हम वायु प्राणायाम करेंगे, इसकी टेक्निक को जानेंगे कैसे। इसमें 3 बंद लगाते हैं, पहला मूलाधार बंद, उसके बाद उड़ियान बंद और उसके बाद जालंधर बंद। सर्वाइकल वाले जालंधर बंद अप्लाई नहीं करेंगे, ये ध्यान रखें। अब आपने देखा जब हम मूल बंद लगाएंगे तो हमारा जो ब्लड है वो हमारे जो यूट्रस से रिलेटेड जो भी ऑर्गन है उनमें अच्छे से ब्लड का फ्लो बढ़ेगा। ये एक साइंस है कि लाभ कैसे मिलते हैं, क्योंकि कुछ बहनें बस जानती है कि हाँ बस हमने बंद लगा लिया, लेकिन उसके साइंस को समझना कि वो लाभ कैसे मिल रहे हैं हमको। फिर आप क्या करेंगे, उड़ियान बंद लगाएंगे। उड़ियान बंद लगाने के बाद आपने देखा होगा जो आपके इंडोक्राइन सिस्टम है, जो पेट के अंदर, चाहे वो किडनी, लिवर, पैनक्रियाज, आमाशय, गोल ब्लैडर, जो छोटी आंत, बड़ी आंत, तो इनमें इनसे रिलेटेड जो भी रोग है, जो भी विजातीय तत्व है वो शरीर से बाहर निकलने लगते हैं और इनसे हार्मोन्स जो है वो अच्छे से सीक्रेट होने लगता है। तो जब हार्मोन बैलेंस होंगे तो आपके शरीर के सभी रोग दूर होंगे, आप एनर्जेटिक रहोगे, ऊर्जावान रहोगे, आपका मन सभी कार्यों को करने में लगेगा। तो कैसे करेंगे, फिर उसके बाद जालंधर बंद। जालंधर बंद करने से जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो क्योर होता है। तो चलिए करेंगे, श्वास को भरेंगे, श्वास को पूरा खाली करेंगे। पहले मूल बंद अप्लाई करेंगे, यानी कि अपने एनएस पार्ट को ऊपर की ओर कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, यानी कि खींचेंगे और पेट को अंदर की तरफ, इस तरह से पेट पूरा अंदर होगा। अभी आप देख रहे हो जो स्वामी जी के पिक्चर आप देख रहे हो, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये उड़ियान बंद में ही यानी कि बाह्य प्राणायाम है जो स्वामी जी ने लगाया। आप देख रहे होंगे पेट कितना अंदर गया हुआ है, तो ये स्वामी जी की जो आप पिक्चर है ये हमारी बाह्य प्राणायाम में ही
पिक्चर है। तो चलिए करेंगे। और अपनी-अपनी सामर्थ्य और कैपेसिटी के अनुसार श्वास को होल्ड रखेंगे 5 सेकंड, 10 सेकंड जितनी भी आपकी सामर्थ्य है। फिर श्वास को भरेंगे, रिलैक्स करेंगे। एक बार फिर से श्वास को भरेंगे, एक बार फिर से अप्लाई करेंगे। श्वास को पूरा खाली। रिलैक्स करिए। 2 बार मैंने रिपीटेशन आपको करके बाह्य प्राणायाम का दिखाया। आगे आपको रोज बहने प्राणायाम कराइए, 8 प्राणायाम अच्छे से बता रहे हैं यार, आपको इसके बेनिफिट यानी कि लाभ भी बता रहे कि किस तरह से लाभ करते हैं। लेकिन एक विशेष ध्यान रखिए, जब हम उड़ियान बंद, हम जालंधर बंद और मूल बंद तो लगा सकते हैं, लेकिन जो हम उड़ियान बंद है वो श्वास को बाहर खाली कर ही लगा सकते हैं। विशेष ध्यान रखें। आपसे कभी पूछा जाए कि ऐसा कौन सा प्राणायाम है जिसको हम श्वास को भरकर नहीं लगा सकते, श्वास को बाहर खाली करके। आप कोशिश ट्राई कर देखिए, आप श्वास को भरकर आप पेट को अंदर नहीं खींच सकते, यानी कि पेट को पूरा अंदर नहीं खींच सकते। इसके लिए आप श्वास को बाहर खाली कर और बाहर रोक कर ही आप उड़ियान बंद लगा सकते हैं। जालंधर बंद तो आप श्वास को अंदर भर के भी लगा सकते हैं, लेकिन उड़ियान बंद नहीं लगा सकते। चलिए इसके बाद अब हम जानेंगे अगला प्राणायाम हमारा आता है। इसकी जो सहायक क्रिया है वो है अग्निचार क्रिया। श्वास को भरेंगे, खाली करेंगे और पेट को इस तरह से अंदर बाहर करेंगे। इससे भी हमारा डाइजेशन इंप्रूव होता है, जिनको कब्ज रहती है। इस तरह से गेट में बाहर एक डॉगी है, वो आंशी। चलिए अगला हम प्राणायाम करेंगे। अगला प्राणायाम करेंगे हम अनुलोम विलोम प्राणायाम। उज्जयी प्राणायाम हो गया हमारा, बाह्य प्राणायाम होगा। 5वें नंबर पे आता है अनुलोम विलोम प्राणायाम। ये हमारे ब्रेन के संतुलन के लिए, जो हमारा नर्वस सिस्टम है उसके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है, यानी कि जिनको स्ट्रेस रहता है वो अनुलोम विलोम अवश्य करें। इसमें क्या टेक्निक है, यानी कि लेफ्ट से भरना है, राइट से खाली करना है, यानी कि चंद्र नाड़ी से श्वास भरना, सूर्य नाड़ी से खाली करना है। तो करेंगे। और जो वापस में आपको जब रिलैक्स करना है तो हम लेफ्ट नासिक यानी कि चंद्र नाड़ी से ही श्वास को खाली करके हम रिलैक्स करेंगे। ये इसकी टेक्निक है। मैं आपको ज्यादा नहीं कराऊंगी क्योंकि समय हो चुका है हमारा। इसके बाद आता है हमारा अनुलोम विलोम के बाद आता है हमारा भ्रामरी प्राणायाम, जो 6ठे नंबर का है। उसमें क्या करना है, ये भी हमारे जो नर्वस सिस्टम है इसको रिलैक्स करता है, तनाव को, मानसिक रोगों को, क्योंकि थायराइड जो होता ही होता है वो होता है स्ट्रेस के कारण, मानसिक रोगों के कारण ही। जब हमें एंजाइटी तनाव रहेगा तो हमारा हार्मोन इम्बैलेंस हो जाएंगे, थायराइड ग्रंथि इम्बैलेंस हो जाएगी। तो जब हम ये प्राणायाम करेंगे, अनुलोम विलोम करेंगे, उज्जाई करेंगे तो हमारा, और भ्रामरी करेंगे तो हमारा नर्वस सिस्टम है वो जो उससे जो निकलने वाले हार्मोन्स है वो बैलेंस रहेंगे। जो हाइपोथैलेमस सिक्रेशन करता है, जो पिट्यूटरी सिक्रेशन करती है, तो हमारा नर्वस सिस्टम यानी कि हमारा जो स्ट्रेस है वो तनाव दूर होगा। चलिए करेंगे। आंखों पर रखेंगे इस तरह से अपनी फिंगर को और अंगूठा कान में। रिलैक्स करेंगे, यानी कि श्वास को भरेंगे और भवरे का गुंजन करते श्वास को खाली करेंगे। इसके बाद करेंगे हम जो हमारा 7वें नंबर पे उद्गीत यानी कि ओम का उच्चारण। जब ओम की ध्वनि का वाइब्रेशन हमारे ब्रेन में होता है तो भी हमारा मन स्थिर और सहज होता है। तो एक बार ओमकार भी करेंगे। अब जिसके अंदर जितनी एनर्जी होगी आप उतना ही लंबा ओमकार का
को कर सकते हैं, और जिसके अंदर कम एनर्जी यानी कि ऊर्जा होगी वो उतना ही ओमकार कर पाएंगे। लेकिन हम प्राणायाम के द्वारा अपनी एनर्जी को, ऊर्जा को शरीर में बढ़ाएंगे। तो बस एक बार ही मैं आपको ये उत्कीर्ष प्रणाम, इसके बाद प्रणाम यानी कि शांत स्थिर होकर बैठ जाएंगे सहज, और अपनी आ रही जा रही श्वास पर फोकस करेंगे। शरीर में जब श्वास आ रहा है, ऑक्सीजन जा रही है, तो शरीर की हर सेल तक ऑक्सीजन पहुंच रही है, और जब श्वास शरीर से बाहर निकल रही है तो सारी जो विजातीय तत्व है, सारे टॉक्सिस है, वो मेरी श्वास के द्वारा ही शरीर से बाहर जा रहे हैं। क्योंकि ये ऑक्सीजन ही हमारे शरीर में फिल्ट्रेशन का काम करती है, हमारे शरीर को चलाने के लिए, जो सारे नकारात्मक विजातीय तत्व है। क्योंकि हमारे शरीर में और द्वार के द्वारा भी हमारा शरीर क्योर होता है, लेकिन जो सबसे बड़ा कार्य करती है वो ऑक्सीजन ही है। हमारे शरीर को डिटॉक्स करने का कार्य जो करती है वो ऑक्सीजन है। हम तरह तरह के चीजें अपनाते हैं, लेकिन जो सबसे बड़ा, कोई जीरे का पानी, धनिया का पानी, हम शरीर को डिटॉक्स करने के, लेकिन जो सबसे बड़ा डिटॉक्सिकेशन है वो ऑक्सीजन ही है इस शरीर को क्योर करने के लिए। तो इस तरह श्वास पर फोकस करते हुए शरीर में श्वास आ रहा है, जा रहा है, इस तरह से करेंगे। कुछ क्षण के लिए अपने आप को स्थिर कर लेंगे। चेहरे पर मन मन मुस्कान उस परम पिता परमात्मा का अनुभव करते हुए कि उसने यह कितना सुंदर शरीर मुझे दिया है, उसका धन्यवाद करते हुए। हम हमेशा ईश्वर से शिकायत करते रहते हैं कि ये नहीं दिया, वो नहीं दिया। उसको धन्यवाद करें कि हे प्रभु, आपने मुझे मेरी औकात से बढ़कर दिया है, मुझे ये स्वस्थ शरीर प्रदान किया है। मुझे आंखों से अंधे भी कर सकते थे, कानों से बहरे भी कर सकते थे, विकलांग भी बना सकते थे, लेकिन आपने मुझे आंख, नाक, कान, हाथ, पैर, ये पूरा शरीर मुझे दिया है। धन्य हूं मैं, हे ईश्वर, आपकी मुझ पर बड़ी कृपा है। उसका हमेशा धन्यवाद करें कभी भी ईश्वर के साथ, क्योंकि उसने हमें लाखों करोड़ों व्यक्ति से कुछ अलग ही दिया। क्योंकि इस संसार में अगर आप दूसरों को, अपने से जो दुखी है उनको देखेंगे तो आपको अपना दुख छोटा लगने लगेगा, अनुभव होने लगेगा कि मुझे तो ईश्वर ने बहुत ही सभी चीजों से संपन्न किया है, मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ। और हम बहुत सौभाग्यशाली है वास्तव में, जो इस योग विद्या को सीखने का, जानने का प्रयास करें। स्वामी जी के प्रति कृतज्ञता, जिन्होंने जन जन तक इस पूरे सृष्टि में इस योग का प्रचार प्रसार किया है, उनके प्रति अपने आप को कृतज्ञता करते, ऋषि मुनियों के प्रति कृतज्ञता का अनुभव करते हुए कि हम अपने ऋषि मुनियों को, स्वामी जी को धन्यवाद करते हुए कि हमेशा अपने लिए जुड़े हुए हैं, अपने प्रति सजग है। तो चलिए धीरे धीरे आंखों को खोलेंगे, और इसी के साथ हम सिंहासन करेंगे, जो हमारी थायराइड ग्लैंड के लिए बहुत जरूरी है। इसके लिए इस तरह से, जो बहनें इस तरह नहीं बैठ सकती वो बिस्तर में इस तरह ही बैठेंगे, और श्वास को भरेंगे और जीभ को बाहर निकाल के गर्जन करेंगे निसंकोच, सिंह की तरह दहाड़ेंगे। जीभ को बाहर निकाल, फिर धीरे धीरे जीभ को सहलाएंगे, और इसी तरह से ही चलिए हम हास्यासन करेंगे। अगर किसी को ये संकोच हो कि घर वाले सोचेंगे पता नहीं इसको क्या हुआ है, तो वो धीरे धीरे मन मन हंसेंगे, एक दूसरे को कैमरे में देखते हुए ही। चलिए, जैसे मेरा आपको हंसी का साउंड सुनाई नहीं देगा, लेकिन खुलकर हंसूंगी, क्योंकि दूसरे सोचेंगे तो भी तो आवाज आ रही थी अचानक से, ये क्या खिलखिलाकर हंसने लगी, इसको क्या हुआ। तो चलिए निसंकोच होकर एक बार हंसेंगे, आज के आनंद की जय करते हुए, परमात्मा का धन्यवाद करते हुए। ए ए एक बार और हंसेंगे। हे अपने आप का धन्यवाद करते हुए, ईश्वर का धन्यवाद करते हुए। चलिए, हमें ऊपर हो गया है, अब शांति पाठ के साथ समापन करते हैं। सभी बैठ जाएंगे समस्थिति में।
ॐ द्यौ शान्ति अन्तरिक्षं शान्ति पृथिवी शान्तिरापा शान्तिरोदय